चलो कौन सा टॉपिक है? बालक बाल विकास में शारीरिक विकास। सबसे पहले पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि जब शारीरिक विकास की फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से पहलू हैं। तो हमारे शरीर से जुड़ी हुई कहानियों में ऊंचाई है, बालक का भार है, शारीरिक अनुपात है, या बाह्य परिवर्तन, और साथ ही साथ कौन से परिवर्तन, आंतरिक अवयवों के परिवर्तन शामिल होंगे। स्नायु संस्थान, पाचन संस्थान, रक्त उत्सर्जन, ये जो भी तंत्र हैं सारे के सारे, इनमें होने वाले परिवर्तन है वो किसमें आएंगे? शारीरिक विकास में आएंगे। अब शारीरिक विकास के प्रकार प्रकार भी दे रखा है और उसको जो 4 प्रकारों में बांट रखा है, जिसमें पहले ही पहला प्रकार दे रखा है कौन सा? लसीका है। इस प्रकार के विकास में बालक के विभिन्न शारीरिक अंग 11 या 12 वर्ष तक शीघ्रता से, कैसे? शीघ्रता से, उसके बाद विकास में अत्यंत मंद गति दृष्टिगोचर होती है। 20 साल की आयु तक बालक ऐसे क्या हो जाता है? प्रौढ़ हो जाता है। नीचे की आकृति में यह स्पष्ट हो रहा है, इस प्रकार का विकास अधिकतर बालकों में देखा जाता है। लगभग ये स्थिति रहती है इस तरह से, एकदम से स्ट्रेट, और 20 साल में है जो वो कौन से स्तर पे चला जाता है? 100 के स्तर पे चला जाता है। तो ये कौन सा पढ़ा था हमने? लसीका। तंत्रिकीय, जब बालक का विकास 3 या 4 साल तक लगातार तीव्र गति से होने के उपरांत मंद पड़ने लगता है और 12 या 14 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है, तो उसे कौन सा विकास कहते हैं? तंत्रिकीय विकास। तो लसीका में तो 20 साल तक है, और ये है जो कितने साल तक है? 14 साल तक। सामान्य, जनरल, इस प्रकार के विकास में 3 वर्ष तक, जब तक बालक शेषावस्था में होता है, शारीरिक विकास जो तीव्र गति से होता है, तदुपरांत विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होता है, परंतु किशोरावस्था से पुनः जो कैसा हो जाता है? तीव्र गति से। बालक 16 या 17 वर्ष की आयु में प्रौढ़ता को प्राप्त हो जाता है, तो इसको कहेंगे क्या? सामान्य। तो 3 प्रकार तो हो गए, 3 प्रकार देख लिए, कौन कौन से बोलो? लसीका हो गया, तंत्रिकीय हो गया, सामान्य हो गया, और अब है जननिक। इस प्रकार के विकास में बालक जो 13 या 14 वर्ष, कितने विकास, कितने वर्ष है? 13 या 14 वर्ष तक तो मंद गति से, लेकिन 14 वर्ष के उपरांत है जो तीव्रता आ जाती है। इस विकास में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी पूर्णतः विकसित हो जाता है। इसको क्या कहेंगे बोलो? जेनेटिक या जननिक। और जेनेटिक है उसके जो कर्व बन रहे हैं वो भी थोड़ा ध्यान दे लेना। अब एक बार अपन वापस रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर का क्या था? लसीका। दूसरे नंबर का कौन सा था? तंत्रिकीय। तीसरे नंबर का कौन सा था? सामान्य। और फिर है जो चौथे नंबर पे लास्ट था, जननी। अब थोड़ा सा बता दो लसीका के बारे में क्या कहा था? प्रौढ़ता ही बात करनी है अपने। प्रौढ़ता कब प्राप्त करता है जननी में, लसीका में? सॉरी, 20 वर्ष तक, है ना? लगभग कितने साल तक? कितने साल में? 20 साल में। फिर तंत्रिकीय में परिपक्वता कब अर्जित करता है? 13 या 14 वर्ष, है ना? तो 14 वर्ष। सामान्य में कब? 16 से 17, यानी कि अपन 16-17 लिख सकते हैं इसको, 16-17 या 16/17 भी कर सकते हैं। और जननिक में कितने वर्ष? कम वर्ष है, कम है, यानी देख लो ना अपने पास है। इसमें प्रौढ़ता जैसा कोई शब्द नहीं था क्या? बोलो रहे, वो तो वापस डाउन साइड में आ रहा है। चौदह वर्ष के जस्ट बाद में थोड़ी सी स्पीड आके और कंप्लीट हो जाता है, ऐसा कुछ लिखा है ना। तो नाम ध्यान रख लेंगे तब भी काम चल जाएगा अपना। पहला कौन सा हो गया? लसीका है, दूसरा तंत्रिकीय है, तीसरा सामान्य, और चौथा हो गया जननिक। जननिक वाले में वो एकदम फिट नहीं बता रखा है कहां पर, लेकिन 14 वर्ष के बाद जो तीव्र गति है बता रखी है, ठीक है ना। लसीका में है जो सबसे ज्यादा अवस्था दे रखी, और तंत्रिकीय में सबसे कम अवस्था दे रखी है, और सामान्य में क्या बता रखा है? 16 से 17 वर्ष। अब ये सारणी एक बार पहले पढ़ चुके हैं, शायद पढ़ चुके हैं क्या? कंप्लीट है। तो इससे पहले प्रश्न भी आया हुआ, शायद ये वाला प्रश्न आया था। कुल शरीर का मस्तिष्क है जो कितने प्रतिशत है? 25% है। इसका मतलब सारणी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से अपने को देखना है। शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, कितने अवस्थाओं में बांट रखा है? 3 अवस्थाओं में। ये 3 अपन पहले पढ़ते भी हैं। और कौन से विद्वान ने 3 प्रकार बताया था? शैले ने बताया था, है ना। बाकी सामान्यतः है कितने कितने पढ़ते हैं अपन? 4-4 पढ़ते हैं। 4, 9, 10, 11 तक भी पढ़े थे, लेकिन मुख्य रूप से जो 3 या 4 पढ़ते हैं, सामान्य में 4 पढ़ते हैं। अब शेषावस्था में लड़का और लड़की है, उनमें थोड़ा सा अंतर दे रखा है। लड़के का जो वजन कितना दे रखा है? 7.15 पॉइंट, और लड़की का कितना दे रखा है?
7.13। फिर लंबाई दे रखी है लड़के की 20.5 और लड़की की दे रखी है 20.3 इंच। कुल शरीर का मस्तिष्क है वो 25% होगा और वजन है जो 250 से कितने ग्राम तक, 350 ग्राम तक। और विकास है जो कितने प्रतिशत तक, 90% तक। बताया था 6 वर्ष में, बताया था इसे। छोटी कोमल लचीली संख्या 270 रहेगी हड्डियों की, ये बाद में कितनी हो जाएगी, धीरे धीरे सही होकर 206 हो जाएगी। दांत है जो शुरुआती दांत तो ऐसे ही रहेंगे, है ना। मांसपेशियां कुल भार का कितना प्रतिशत है, 23, और 25% क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है, तो आधा तो ये हो गया। ये बार का है, वो जो हाइट की बात कर रहे थे उसमें अपन। और धड़कन में 1 मिनट में 140 बार है। 6 वर्ष तक है जो वो धीरे धीरे कम होकर किस पे आ जाती है, 100 पे आ जाती है। जैसे पूछे वैसे, जैसे शिशु है तो 140 है, 6 साल का है तब 100 है ना। तो ये सारी बातें हमने की थी किसके बारे में, शेषवावस्था के बारे में। अब जस्ट इसमें तुलना करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा जो बढ़ जाएगा। बाल्यावस्था में बालक का वजन है वो कितना हो जाएगा, 80 से 95 पाउंड तक। कुछ को लगेगा कि कुछ बच्चे तो कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो ज्यादा हो सकते हैं, तो इसी कारण ये थोड़ा वेरी कर रहा है। सबसे कम वृद्धि बाल्यावस्था में, लंबाई में सबसे कम वृद्धि होगी। ठीक है ना, हर साल है जो 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ेगा। हाइट लगभग हो जाएगी 138.3 से 139.2 तक। और ये अवस्था कितने वर्ष तक की है, मैक्सिमम कितने वर्ष तक, 12, मैक्सिमम जाएंगे तब 12। सिर का लगभग 95% है जो विकास हो जाता है, वजन हो जाता है कितना, 1260 ग्राम। कुल ओवरऑल बाद में जब डेवलप हो जाता है तब इसका वजन है जो कितना होता है, 1350। इसको एक बार ऐसे देख रहे हैं, पर ऐसे भी देखेंगे। ठीक है, हड्डियां जो बाल्यावस्था में थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, कितनी हो जाती है, 350। फिर अस्थीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के कारण बाद में कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। दांत हैं इधर तो 20+4 ही थे, अब 27 दांत है जानना शुरू हो जाते हैं। लड़कियों में थोड़े पहले आते हैं, इसे याद रख लेना। अब मांसपेशियों की अगर बात करें तो मांसपेशियों का भार यहाँ बढ़ेगा, है ना, आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 23% था, अब कितना हो गया, 27। और 12 वर्ष की एज में तो लगभग कहाँ चला जाएगा, 33%। ठीक है, धड़कन है जो 6 वर्ष में 100 थी, अब कितनी हो गई बदल के, 85। और जब वो किशोरावस्था लगभग कंप्लीट होगी तब तक वो आ जाएगी इसमें 72। लेकिन लड़कियों में कितने कम है, 0.3, याद रखेंगे इसको। ठीक है ना, 69। ये क्या है, हृदय की धड़कन प्रति सेकंड या मिनट, प्रति मिनट। किशोरावस्था में बात करें तो लड़के का लड़की से 4 से 5 किलोग्राम वजन है वो ज्यादा होता है, ऐसा थोड़ा अंतर के हिसाब से दे दिया। बाहर की बात करें, लंबाई में है जो लड़का 18 से 21 वर्ष तक है जो हाइट बढ़ती रहेगी, और लड़की की हाइट है लगभग 16 वर्ष तक। सिर के बारे में बात करें तो पहले बात कर चुके हैं। मस्तिष्क है जो कुल शरीर का 25%, या भाग है वो कितना हो जाता है, 1/8 भाग हो जाता है। और डेवलपमेंट लगभग कितने परसेंट, 100%। ठीक है ना, या कर रखा है ये, या कि 1200 से 1400, तो ये क्योंकि कई एग्जाम वगैरह में आया हुआ तो इसी को याद रखिए ना। 1200 से 1400 ऑप्शन पे वेरी करेगा कि ये ऑप्शन क्या दे रहा है। जैसे 1000 आया, 1400 आया, तो कौन सा सही करेंगे अपन, 1400 वाला सही करेंगे। फिर हड्डियां हैं वो अस्थीकरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तो कितनी हड्डियां होती हैं, 206। दांत तो अक्ल दांत आ जाती, अक्ल भी आना लग जाती, 32 प्रज्ञा दांत समेत। और 44 से 45% ये कुल उसका मांसपेशियों का भार हो जाता है, एक्सरसाइज वगैरह करेगा या जो भी, जैसे भी माने अपन, 44 से 45% तक, तो लगभग 45 मान लो इसको। और फिर ये हृदय की धड़कन की बात कर चुके हैं, 140 से शुरुआत हुई थी, फिर 100 है, फिर 85 है, फिर 72 है, 69 भी है ना। तो जहाँ जो अंतर है सारा याद रखना। 25% कहाँ आया था, मस्तिष्क, और कौन सी अवस्था में, फिर मांसपेशियों वाले में सब में परसेंट दे रखा है, तो याद रखेंगे शुरू में कितने परसेंट मांसपेशियां, 23, फिर कितनी हो गई, थोड़ी बढ़ गई तो 27 या 33, कितने साल तक 33 हो गई थी, 12 साल तक। और फिर कितनी हो गई लास्ट में जाते जाते, 45%। तुलनात्मक बढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। एक बार ऐसे देख लेते हैं इसको अपन। भार शुरू में 7.15 है, बाद में कितना हो गया, 80 से 95 हो गया। फिर जो वहां अंतर दे दिया दोनों में, 4 से कितने किलो का, 5 किलो का। लंबाई में शुरू में 20.5 है, फिर 5 से 7 सेंटीमीटर हर साल है। और लास्ट में जो बालक की हाइट है उसको बता दिया 18 से 21 साल तक बढ़ती है, और लड़की की हाइट को बता दिया 16 वर्ष तक। अब इसमें हो सकता है ना, हाइट में तो बहुत ज्यादा अंतर होता है, तो उस कारण वहां वो लिखा हुआ नहीं है। सिर में शुरू में बात कर ली हमने, कुल शरीर का शुरू में यानी शेषावस्था में कितना परसेंट है, 25% है। वजन देखेंगे तो 250 से 350, और डेवलपमेंट देखेंगे तो कितने परसेंट, 90%। ये कहा था 6 साल तक 90% डेवलप हो जाता है, 3 साल तक 50% डेवलप हो जाता है उस आधार पर। फिर विकास है जो बाल्यावस्था में कहाँ तक पहुंच जाएगा, 95% तक। वजन क्या हो जाएगा, 1260,
और जैसे ही किशोरावस्था में जाएगा, शरीर का अगर देखेंगे तो कितना भाग है, 1/8वां। डेवलपमेंट कितना हो जाएगा, 100%। वजन कितना होगा, तो 1350 या 1200 से 1400 के बीच। फिर हड्डियों की बात करें तो शुरू में है जो 270 है, फिर ये 200 कुछ को लगेगा कि हड्डियां कोई तोड़ देता है क्या, 350 कैसे हुई। तो अस्थीकरण की प्रक्रिया में बहुत सारी नई हड्डियां बनती हैं, बाद में वो जो जुड़ती है। तो 270 कितनी हो गई, 350, और लास्ट में कितनी रह गई, 206। दांतों के बारे में बात की तो बी दांत एस थे शुरू के, जिसको अपन दूध के दांत इसे बोलते हैं अपने लोकल बोलचाल में। 20 पहले नीचे के दांत आते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। कुल दांत कितने हैं, तो 20 है, और 4 साल तक लगभग जो दांत आने होते हैं आ जाते हैं। 27-28 दांत है वो स्थायी दांत के रूप में आ जाते हैं, लड़कियों में थोड़े पहले आते हैं। और लास्ट में जो दांत है वो कितने हो जाएंगे, 32। मांसपेशियों में शुरू में कितने परसेंट, 23%, बाद में वो 27, थोड़ा और आगे जाए तो 33, और लगभग किशोरावस्था खत्म होगी तब तक 45%। ठीक है, 44-45। धड़कन में शुरू में कितनी बात, कितनी, 140, फिर वो 6 साल तक कितनी रह गई, 100 रह गई, फिर कितनी रह गई बाल्यावस्था में 85, और बाद में किशोरावस्था में कितनी हो गई 72, जो बाद में पढ़ते हैं अपन लड़कियों में जो 69 याद रखते हैं। और सारणी याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न आया हुआ है, हो सकता है जो भी अपने एग्जामिनर हैं उनके दिमाग में ऐसे रहेगी मेरे को प्रश्न बनाना है यहाँ से बनाना। तो सारणी देखेंगे, सारणी से कोई फैक्ट ऐसा नजर आ गया चलो ये डाल देते हैं तो प्रश्न बन जाएगा। ये जो प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड में आया हुआ है उसकी भी बात कर लेते हैं। किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार अभी बढ़ गया है, कितना प्रतिशत बढ़ा था, क्लियर है ना। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, कब होगी अधिक, पूर्व बचपन में, और पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, ये तो सही है ना। जितना वो शिशु होगा उस समय उसकी स्पीड है ज्यादा रहेगी। और पूरा एकदम कंप्लीट समझा रखा है, इसके इसके आधार पे बता रखा है जो हमने पढ़ लिया। जैसे शारीरिक विकास, स्नायु विकास का वो जो सिस्टम है उसको देखते हैं अपन। उपयोगिता, शारीरिक आधार, बीमारियों को समझने, व्यक्तिगत भेद, भावी विकास की भविष्यवाणी। स्नायु संस्थान का विकास उसमें है जो बाह्य और केंद्रीय, और नाड़ियां वगैरह उसके बारे में बता रखा है। मस्तिष्क चेतन व्यवहार पर नियंत्रण करता है। अब मस्तिष्क है उसके भाग कौन कौन से हैं, तो साइंस में अगर थोड़ा ठीक ठाक पढ़ रखा है तो वो की वही कहानियां हैं। बृहद मस्तिष्क है जिसको अपन है जो सेरेब्रम बोलते हैं, मानसिक नियंत्रण का, कंट्रोल का जो केंद्र होता है। कल्पना, तर्क, स्मृति, इंद्रियों द्वारा वस्तुओं को देखना, समझना, सोचना, योग्यता, इच्छा, भावना, सारे हैं जो लगभग सेरेब्रम से जुड़े हुए हैं। फिर सेरेबेलम है लघु मस्तिष्क, उसमें है जो बृहद मस्तिष्क के जस्ट पीछे नीचे की तरफ स्थित है। और काम क्या है, तो वही है जो हमारी जो गतिक क्रियाएं हैं, चलना, बैठना, खड़े होना, शरीर का बैलेंस वगैरह, ये लघु मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल होता है। पोनज पोन्स फेरोली जिसको बोलते हैं अपन, पिछले मस्तिष्क का भाग लघु मस्तिष्क को दो स्थानों में जोड़ता है। फिर मध्य मस्तिष्क के अंतर जिसको अपन मिड ब्रेन कहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कहानियां तो नहीं है लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, हमारी जो भावनाएं हैं उनको कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं क्या, हाइपोथैलेमस, जो किसमें होता है, मध्य मस्तिष्क में, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और साधारण क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल करता है कौन, थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब उससे भी और एक्स्ट्रा थैलेमस हो गया। फिर ये जो मेडुला ओब्लोगेटा है जिसको अपन जो सुषुम्ना शीर्ष बोलते हैं, पिछले मस्तिष्क का भाग जिसमें पाचन, श्वसन क्रिया और रक्त परिसंचरण है, दिल की धड़कन है, इनका कंट्रोल होता है, इसमें होता है मेडुला ओब्लोगेटा। फिर स्वतंत्र स्नायु संस्थान है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उस पर कंट्रोल रखता है। रक्त परिसंचरण हो गया, पाचन है, श्वसन है, या जो हमारी ग्रंथियां हैं उनसे जो हार्मोन वगैरह स्रावित होते हैं उनको नियंत्रण में रखता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा जो दिमाग एकदम से खराब हो जाता है, या बहुत बार ऐसे होता है कि हमें जो बहुत ज्यादा खुश या ऐसे होते हैं, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इनका रोल होता है। तो 6 भाग बड़े हमने मस्तिष्क के, कितने भाग बड़े बोलो, 6। एक बार थोड़ा सा बोल के बताना ठीक रहेगा। बृहद मस्तिष्क का क्या काम है, अभी तो बात की हमने, मानसिक नियंत्रण है ना, ये मेन याद रख लो, फिर दूसरी चीजें ऑटोमेटिक आ जाए। जैसे मानसिक नियंत्रण का मतलब तो हो गया देखना, समझना, सोचना, इच्छा, भावना वगैरह उन पर नियंत्रण करना। फिर लघु मस्तिष्क है उसका काम क्या है, मांसपेशियों संबंधित गति, ठीक है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, गामक क्रियाएं, है ना, गामक क्रियाएं है वो लघु मस्तिष्क में। और पॉन्स फेरोली में क्या चीज आ जाएगी, ये जो संधि स्थल है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क क्या काम करता है, इसके दो भाग हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एक तो साधारण क्रिया पर कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस है जो किस पर कंट्रोल करता है, भावनाओं पर कंट्रोल करता है।
फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में बात की हमने, पाचन के साथ साथ जो और क्या चीजें हैं, श्वसन, रक्त परिसंचरण और दिल का धड़कन। फिर स्वतंत्र स्नायु है, इसमें भी वापस लगभग वो की हुई बातें हैं जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, वो जो हमारा स्वतंत्र रूप से काम करता है। अनैच्छिक प्रतिक्रिया वगैरह ये तो जानते हैं, वो जैसे किसी ऐसी चीज को छू जाना, हाथ हट जाना, अपना मस्तिष्क काम नहीं करता उस समय ऑटोमेटिक हट जाता हो। फिर विशेष क्रियाएं, अब ये विशेष क्रियाएं शायद हमने पहले पढ़ी, अच्छे से याद की थी, है ना। रूटीन में क्या होता है, सिर को घुमाता है बालक गाल को छूने पर, है ना, मुंह खोलता है, ये उसको क्या कहते हैं, रूटीन बोलते हैं। 0 से 2 माह के दौरान है जो संभावना रहती है इसमें। फिर मोरो है, तेज शोर होने पर बालक क्या करता है, कमर को मोड़ता है, और भुजाएं हैं, हाथ है, उनको क्या करता है, आगे आगे की तरफ फेंकता है। फिर पकड़ना, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग शब्द आया था शायद इसके लिए, है ना, तो वो शब्द है ये। फिर बेबिंस्की है, प्लांतर प्रतिवर्ती, जिसमें जब पैर के तलों को आप ठोकोगे तो क्या करेगा वो, ऑटोमेटिक अंगुलियां है ऊपर की तरफ मोड़ देगा। बिल्किंग, अगर लाइटिंग आएगी थोड़ी सी भी तेज प्रकाश होगा तो बालक के जो पलकों को क्या करेगा, बोलो। फिर ये सकिंग है ना, मुंह में कोई भी चीज रखोगे तो वो चूसने लग जाएगा। पामर अनुक्रिया है, जिसको ग्रास्पिंग यहाँ भी लिखा है, लगभग वो की वही बात है। शिशु की हथेलियों को थपथपाने पर वस्तु को जो क्या करेगा, वो मुट्ठी में पकड़ लेगा। अब ये चीजें हैं, पकड़ना और मुट्ठी में पकड़ना लगभग एक जैसी बात है, और शब्द जैसे आए वैसे ध्यान देना। टोनिक नेक, पीठ के बल लेटा हुआ है, सिर एक तरफ है, आप क्या करेंगे, अपने हाथ और पैरों को भी मुंह की दिशा में, जिस तरफ उसका मुंह है उधर ले जाना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, टोनिक नेक। स्टेपिंग, स्टेपिंग का अपने शॉर्ट नोट्स में याद आ रहा होगा, डायलॉग लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कदम कदम बढ़ाए जा, स्टेप से कदम होता है, तो जैसे ही आप है जो उसको धरातल पर खड़ा करेंगे तो पैर में होने वाली लयात्मक गति एकदम से वो चलने का प्रयास करें। तो कितनी पढ़ ली हमने ये, 9 पढ़ ली, और नाम से लगभग स्पष्ट है, अगर किसी को एक आध लगता है तो कुछ अपने मन में भी कोई ट्रिक बना के और याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमें 8 कारक पढ़ने हैं। शारीरिक विकास है जो किस किस से प्रभावित होगा, लगभग सारे विकास इनसे प्रभावित होंगे। यहाँ याद कर लोगे तो मानसिक में और उसमें भी ये चीजें लगभग काम आ जाएगी। हो सकता है एक दो खान पान का ऐसा कोई अलग आ जाए, बाकी जैसे सबसे पहले है पितृकीय वंशानुक्रम, हेरिडिटी। दूसरा हो गया क्या, वातावरण, दोनों का गुणा किसने माना था, वुडवर्थ ने माना था। फिर नियमित दिनचर्या है, नियमित विश्राम, निद्रा वगैरह है जो कंप्लीट है। फिर खेल कूद और योग का प्रभाव पड़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कैसी हैं उसका प्रभाव पड़ता है। फिर संवेगात्मक और सामाजिक संयोजन कितना अच्छा है, पर्याप्त या अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा। तो ये 8 पॉइंट हमने देखे जो किसको प्रभावित करते हैं, बोलो, शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी। अगर ये चीजें हैं इनका संतुलित वो मिल रहा है उसको सपोर्ट, तब तो वो अच्छा विकास होगा। और ये अगर कंप्लीट नहीं है तब क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इसमें कुछ को लग रहा होगा कि ये कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये है जैसे मान लो जिसके माता पिता ही ऐसे हैं, कमजोर है बहुत या ऐसा है, तो संभावना रह सकती है कि यहाँ है जो वो भी कमजोर रहेगा। और जो बाह्य है वातावरण और बाद वाली चीजें शायद तक लगभग लगभग ऐसी हैं जो बाह्य है, कंट्रोलेबल है, जिसमें एक आध हो सकता है, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कंट्रोलेबल नहीं है। खेल कूद वगैरह योग है, जैसे एक बालक है जो रोज 2 घंटे खेलता है, योग वगैरह करता है, तो अपन कह सकते हैं कि 2-5 साल अगर लगातार वो ये क्रिया कर रहा है तो उसका शारीरिक विकास लगभग उसके जैसे एनर्जी वाले वातावरण वाले बच्चों से क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा। क्लियर है नहीं। फिर नियमित विश्राम, बहुत बार है जो कोई बालक काम कर रहा है, जैसे फैक्ट्री में काम लगा दिया तो वो चिड़चिड़े टाइप के एकदम गजब टाइप, वो थोड़ी चीजें हैं जो गड़बड़ हो जाती है उसका, उसको कारण अपन मान सकते हैं कि रेस्ट वगैरह नहीं मिलता। फिर समय है उनसे भी बहुत ज्यादा, जैसे कोई एक बालक है मान लो कि पूरे दिन है जो तनाव में रहता है, रोनी सी शक्ल बनाए रखता है, तब भी वो कैसा रहेगा, शारीरिक रूप से कैसा हो सकता है, वो थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। और कोई थोड़ा खुश मिजाज है, सामाजिक रूप से अपने आप को थोड़ा समायोजित कर लेता है, तो वो हो सकता है उसका शारीरिक विकास है जो बेहतर होगा। और अगर जैसे कोई बालक है जो बीमार हो गया, अब उसको जो चिकित्सा नहीं मिल रही है, तब उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा, और चिकित्सा है जो पर्याप्त मिल रही है, फटाफट वापस दुरुस्त कर दिया, तब वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। इसमें एक चीज ये लिखी है, शारीरिक विकास के ऊपर शिक्षक और विद्यालय का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। क्यों, ये चीजें हैं उसको इससे ज्यादा महत्व दिया गया, इसका कारण क्या हो सकता है, बोलो देखिए, शारीरिक विकास पर कम क्यों, वो शारीरिक विकास हो जाएगा उसका, ठीक है, कहीं भी जाके और योग व्यायाम कर रहा है तब भी, और कोई नहीं पढ़ा है जैसे तब भी तो बलशाली बन सकता है। इस कारण इसको लिखा है कि ये सबसे कम प्रभावित करता है।
अब शिक्षक के लिए जो शारीरिक विकास के बारे में नॉलेज है उसका क्या महत्व है, तो दो तीन बातें लिखी हैं, बात कर लेते हैं। देखो, अगर शिक्षक है वो जानता है, क्या जानता है कि बालक का सर्वांगीण विकास है, उसमें शारीरिक विकास का भी रोल है, तो प्रॉपर काम कर पाएगा। शारीरिक विकास पर अन्य विकास निर्भर करते हैं। अपन वो एक डायलॉग बोलते हैं, कौन सा वाला, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यानी शारीरिक रूप से बालक अगर स्वस्थ है तो मानसिक रूप से भी संभावना ज्यादा रखेगा कैसे होने की, स्वस्थ होने की। शारीरिक योग्यता व क्षमताओं के पर्याप्त विकास में जो सहायता मिल पाएगी। तारुण्य विकास लहर 15 से 16 वर्ष में शारीरिक विकास की गति का एकदम से क्या होना, तेज होना, उसको जो क्या कहते हैं, तारुण्य विकास लहर कहते हैं। तो एक विकास हमने पढ़ लिया, कौन सा विकास पढ़ा, शारीरिक विकास। क्या क्या पढ़ा, मेन मेन क्या बातें हैं जिनके बारे में बात की हमने, बोलो। अपने पास किताब है ना, देख के भी बोल सकते हो, कोई ऐसे जवाब देना और नहीं देना भी आदत होता है। जो विद्यार्थी नहीं बोलने का विचार रखते हैं मन में, भाई कोई तो कोई बोल जाएगा अपनी बीमारी खत्म हो, तो उनके परीक्षा में भी ये स्थिति बन सकती है। दो चार प्रश्नों में हो सकता है उनका दिमाग रिएक्ट ही नहीं करे, और आदत में है, जवाब देने का प्रयास करते हैं, मन में थोड़ा चलता है ऐसे, तो फिर एग्जाम में भी उनको चीजें याद आएगी, ठीक रहेगा। बोलो देखिए क्या क्या पढ़ा, ऐसे पूछ रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ा उसमें, तो फिर क्या समझ शुरू में। हाँ, एक तो ये पता हमने कि शिक्षक का विद्यालय का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। प्रभाव तो पड़ता है, उन्होंने मना नहीं किया है कि नहीं पड़ता। जैसे कोई शिक्षक है और वही खुद ही है जो पहलवान टाइप का शिक्षक है, वो पढ़ाता है स्कूल में, तो हो सकता है वो बच्चों को कहते रोज ऐसे एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा बता दे कुछ ऐसा, तब हो सकता है। बोलो देख क्या क्या पढ़ा शारीरिक विकास में। हम्म, ऐसे तो नहीं सोच रहे हो कि नहीं बताएंगे तो क्या, यही से शुरू किया था क्या। सबसे पहले इसके पहलुओं के बारे में बात की थी, तो इसके अवयव कौन कौन से होते हैं, बोलो। ऊंचाई है, भार है, शरीर का अनुपात है ना, और जो भी वो अपने जो तंत्र है सारे के सारे वो आ गए। फिर प्रकार में हमने चार प्रकार पढ़े थे, कितने, चार प्रकार पढ़े थे, चार। उसमें पहला लसीकाय था, जिसमें 20 साल में लगभग प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है। तंत्रिकाय में कितने साल में, 14 साल में आ जाता है। फिर सामान्य की बात की थी, जिसमें जो 16 से 17 साल तक की बात की थी। फिर जननिक है, उसमें 14 साल से बाद में तीव्रता आती है, ऐसा कुछ देखा था, देखा था क्या। ये चारों प्रकार है जो अपने क्लियर थे। फिर हमने एक सारणी देखी थी, और सारणी में पूरा का पूरा तीनों अवस्थाएं हैं उनका एकदम क्लियर कट तुलना कर ली हमने एक तरीके से। या ज्यादातर फैक्टी फैक्ट है, तो सबको जो रटना ही है, याद कर। इधर 140 आया, फिर 100 आया, फिर 85 आया, फिर 72 है, 69 है। सारा डाटा एकदम क्लियर दिमाग फीड होना चाहिए, जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा उत्तर देना है। इधर 23% थी, फिर कितने परसेंट हो गए, 27, फिर 33 हो गए, फिर 44 से 45 हो गए, ऐसे याद रखना। अनुपात में 1/8 आया था, इधर ये अनुपात दे देना बाई चांस, ये एक प्रश्न है जो टेक्निकल बन सकता है। उसको एक अनुपात क्या कहेंगे अपन, चार कहेंगे, तीन कहेंगे, 25% एक अनुपात चार हो गया, जहां वो चार है वहां वो एक है ना। फिर एक ये प्रश्न की बात कर लेंगे, पेशों वाला ये प्रश्न पूछा था। फिर पूर्व बचपन है, उसमें जो वृद्धि की दर क्या होती है, अधिक होती है, इसकी बात कर ली हमने। फिर ये जो दे रखा है वो सेम जो अपने उसमें दे रखा है वो कम है ना, जैसे 5 से 7 सेंटीमीटर जब साल बढ़ता है बाल्यावस्था में, हाइट वगैरह, तो वो चीजें वो की वही वापस लिखी हुई थी, इसको हमने बहुत ज्यादा जो नहीं देखा। फिर शारीरिक विकास में हमने स्नायु संस्थान की बात की, बीमारियों को समझना, शारीरिक विकास वगैरह दिए। इसमें नाड़ी संस्थान के बारे में ज्यादा पढ़ना था। नाड़ी संस्थान में खास तौर से किसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क के जो भी अलग अलग अपने भाग करके और अध्ययन करते हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अंग्रेजी शब्द को ध्यान रख लेना, जैसे सेरेब्रम है, सबसे मेन जो कंट्रोल होता है अपना मेंटल कंट्रोल एक तरीके से, वो किसके पास होता है, सेरेब्रम के पास। फिर लघु मस्तिष्क में हमने बात की, हमारी जो गामक गतिविधियां होती हैं उससे संबंधित है। दोनों को जोड़ने वाला कौन है, तो पॉन्स वेरोली है। मध्य मस्तिष्क, वहां पर है जो दो भाग है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस में सामान्य और हाइपोथैलेमस में भावनाएं। भावनाएं का मतलब क्या है, अरे कोई रोता है या कुछ भी है, जो मेंडूगल ने मूल प्रवृत्तियों में चुगदा के बाद वो बताया ना, क्या बताया थे, सम्यक वगैरह, हाँ। तो वो जो हमारे सम्यक है उनका कंट्रोल सेंटर हो गया एक तरीके से। उनकी अभिव्यक्ति है, या तो अभिव्यक्त करेगा व्यक्ति या नहीं करेगा, या उनका जो कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस के पास है। फिर हमने मेडुला ऑब्लोगेटा के बारे में बात की, जिसमें हमारा श्वसन तंत्र है, जो नाड़ी तंत्र है, हृदय धड़कना वगैरह, ये सारी चीजें, पाचन तंत्र वगैरह, ये कंप्लीट उसके कंट्रोल में रहेंगे। अनैच्छिक है वो किसके पास रहेगी, तो स्नायु तंत्र के पास, वो भी लगभग ये मेडुला ऑब्लोगेटा। फिर हमने विशेष क्रियाओं के बारे में बात की। रूटीन का मतलब क्या है, क्या है बोलो, स्पर्श करने पर मुख खोलते हुए सिर को घुमाना। फिर मोरों के बारे में बात की हमने, कमर को मोड़ता है, भुजा को क्या करता है,
हाँ, अगर हो हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है तो ऐसे, है ना। पाकिस्तान के जितने शिशु हैं उन्होंने ऐसे किया होगा कल रात में। पकड़ना, हथेली को दबाने पर वो कहानी है जो क्लियर समझ में आ रही है। बेबीज की प्लांतर प्रति इसमें जो ये पैर के तलवों को ठोकने पर क्या है, पैर की अंगुलियां ऑटोमेटिक कैसे मुड़ती है, ऊपर की तरफ, है ना। बिल्किंग शब्द आए तो लाइटिंग होगी तो बच्चा क्या करेगा, आंखों को झपकाएगा। अपन भी झपकाएंगे, वैसे अपने आंखों में एकदम से तेज रोशनी आएगी तो अपन बंद करेंगे, ऐसा वही है लगभग। और सकिंग समझ में आ रहा है। और पामर अनुक्रिया वही है कि हथेली थपथपाएंगे तो क्या करेगा, पकड़ने का प्रयास करेगा। टोनिक नेक के बारे में बात कर ली हमने, जिस तरफ सिर ले जाओगे उस तरफ वो क्या ले आएगा, हाथ पैर ले आएगा। फिर स्टेपिंग के बारे में बात कर ली, जैसे आप खड़ा करोगे ऑटोमेटिक उसके पैर है जो क्या करना शुरू कर देंगे, चलने का प्रयास शुरू कर देंगे। फिर हमने प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात की, जिसमें 8 कारक देखे थे। इसमें वंशानुक्रम तो सारे विकास है उनको प्रभावित करता है। उसके अलावा फिर वातावरण हो गया, फिर और जो पोषण है, पोषण के बारे में से इसमें सीधा लिखा हुआ नहीं था, लेकिन दिनचर्या हो गई, नियमित विश्राम है, खेल कूद है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, संवेगात्मक सामाजिक समायोजन है, और उसको चिकित्सा सुविधा कैसे मिलती है। मुझे लगता है इसमें पोषण शब्द भी आना चाहिए। जैसे किसी को पोषण पूरा नहीं मिले, कुपोषित रह जाएगा, शारीरिक विकास ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, वो भी एक चीज अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि इसकी इंपॉर्टेंस है जो शिक्षक के लिए क्या है। तो शिक्षक है जो बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहता है, उसका तो मकसद ही यही है, तो वहाँ काम कर सकता है। और शारीरिक विकास है वो अन्य विकास उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इस कारण शारीरिक विकास के बारे में बात करनी चाहिए शिक्षक को। फिर शारीरिक योग्यता और क्षमताओं के पर्याप्त विकास में है जो वो काम कर पाएगा, ये भी। तारुण्य लहर में हमने कितने वर्ष की बात की थी, 15 से 16 वर्ष। तो अब बता सकते हैं कि क्या क्या पढ़ा, अब बता दो चलो अपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पहले 4 प्रकार पढ़े थे, लसिकाएं, तंत्रिकाएं, सामान्य और चरणी, क्लियर है। उसके बाद क्या पढ़ा, सारणी पढ़ी थी, सारणी कंप्लीट है। चलो 140 के बाद क्या आएगा, 100 आएगा, 85 आएगा, फिर 72, 69, है ना। अब वो कहाँ क्या है जो सब अपने आप में याद रखना है। सारणी के बाद में क्या पढ़ा, विशेषताएं, जो भी 9 विशेषताएं हैं, रूटिंग पुटिंग, ये सब याद होगी। उसके बाद क्या पढ़ा, कारक, प्रभावित करने वाले कारक, है ना। वातावरण हो गया, वंशानुक्रम हो गया, स्वास्थ्य, नियमित दिनचर्या, समय, है ना। उसके बाद क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, शिक्षक के लिए 3 महत्व पढ़े थे, सर्वांगीण विकास करना है, अधिकतम शारीरिक विकास करना है, बाकी भी उस पर डिपेंड होता है शारीरिक पे, ऐसा कुछ। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा, उसके बाद पढ़ेंगे मानसिक विकास। क्या पढ़ेंगे बोलो, मानसिक विकास। तो शारीरिक विकास थोड़ा समझ में आएगा पीछे। गीता को तो वैसे आ गया, गीता तो बहुत कंप्लीट पहले ही नोट्स वोट्स बना चुकी है, तो कंप्लीट ही है। फिर भी और पूछना चाहिए ना ऐसे, क्योंकि लास्ट लाइन वाले को अगर समझ में आ जाता है, इसका मतलब लगभग उससे आगे बैठे उनको सबको समझ में आ जाता है। मानसिक विकास में सबसे पहले अपने विद्वान है, विदुषी, हर लोग विदुषी क्या करे हैं, कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते हैं। जैसे हरलोक और स्टैनली हॉल भी समान मानसिक योग्यता के नहीं है ना। एक तो तूफान तनाव की बात करता है, एक दिल तोड़ने की बात करता है। तो ये लाइन तो परीक्षा में पूछी हुई है, कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते हैं, किसने कहा है, हर लोग ने कहा है। और इसको याद करवाने वाले ऐसे भी याद करवाते हैं, हर लोग, हर का मतलब प्रत्येक, लोग है नहीं ताला, समान होता है क्या, चाबी अलग अलग लगती है, मतलब लोग है जो अलग अलग होते हैं, ऐसे याद रख लो कि समान योग्यता के नहीं होते। हर लोग है जो अलग अलग होता है, समान मानसिक योग्यता का नहीं होता। कर सकते हैं याद ऐसे, है ना, याद कर सकते हैं। परीक्षा में आ जाए तो अपने तो यही तो याद आना चाहिए कि ये लाइन किसने कही है, उसका मीनिंग क्या है, वो अपने नहीं चाहिए। मानसिक क्रियाएं क्या क्या है, तो अभी हमने शारीरिक पढ़ा था, उसमें ऊंचाई, भार, वजन वगैरह जो भी है वो आ गया। भार और वजन एक ही बात है, लेकिन मतलब वो उससे मिलती जुलती सारी चीजें आ गई। अब यहाँ आएगी मानसिक क्रियाएं, जिसमें स्मृति है, संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, तर्क है, विचार है, निरीक्षण, सारे शब्द में स्पेशली अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ से प्रश्न आ सकता है तो ध्यान देना, है ना। कल्पना है, चेतना है, परीक्षण है, सामान्यीकरण है, भाषा है, समस्या समाधान है, और निर्णय। इतनी सारी चीजें जो कौन सी क्रिया में आएगी, मानसिक क्रिया में आएगी। अब एक दो मीनिंग बता दो जो भी जानते हो। स्मृति जानते हैं, है ना, आईक्यू जो भी याद रहता है वो। संवेदना भी जानते हैं, भाव, रोना करना, यह सब। प्रत्यक्षीकरण में क्या है, एक जगह हमने कहीं पढ़ा था, गलत प्रत्यक्षीकरण, वो नुकसान करता है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, और प्रयास करो देखें, ये है ठीक है। प्रत्यक्षीकरण का मीनिंग क्या लगाएंगे, ये ठीक है। और कोई प्रयास करो देखें प्रत्यक्षीकरण,
कोई भी घटना है, कोई भी गतिविधि है हमारे सामने है, हम उसके बारे में जो अजम्पशन लगा लेते हैं मन में थोड़ा सा देख के, उसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। कैसे? जैसे हमारे सामने एक रस्सा, मतलब कुछ कोई रस्सी पड़ी हुई है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है और वो ब्लैक कलर की है, हमारे दिमाग में उसको देखते ही अचानक से क्या आ सकता है कि ये सांप है, तो वो प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? प्रत्यक्षीकरण। ऐसे समझ आएंगे हम क्या किसी भी चीज पे क्या रिएक्ट करते हैं, क्या हमारा दिमाग सोचता है, वो तर्क तो जानते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लोग बाग लॉजिक जो निकालते हैं, हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो सारे विचार हो गए। निरीक्षण, हम किसी भी चीज को देखते हैं जो, है ना, हम किसी भी चीज के बारे में बड़ा चढ़ा के सोचते हैं, वो है चेतना का मतलब वही है, चेतन अर्थ चेतन वाला, जिस चीज के बारे में हम सक्रिय रूप से बात कर रहे हैं वो चेतन। फिर परीक्षण और निरीक्षण में थोड़ा सा अंतर है। परीक्षण में क्या है, वो जो गलत है तो उसको हटा के वापस स्थापित करना, वो काम है किसमें आ जाए, परीक्षण। सामान्यीकरण, किसी भी चीज को हमने जैसे शुरू में देखा और वो हमें बहुत अजीब लगी, और बाद में धीरे धीरे हम उसके इतने अभ्यस्त हो गए कि फिर बाद में वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, सामान्य बात हो जाएगी। बहुत बार होता है ना, जैसे साइकोलॉजी जिस दिन हमने शुरू की थी पढ़ना, उस समय थोड़ा प्रत्यक्षीकरण गड़बड़ था, लेकिन अभी ऐसे लगता है ना कि साइकोलॉजी के अपन सब जो प्रोफेसर है, मतलब बात तो कर सकते हैं हमसे। वो सामान्यीकरण है, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाती है वो। फिर भाषा, जो भी हम जो बोलते हैं, हमारी ध्वनि वगैरह। समस्या समाधान, किसी कोई भी समस्या आएगी तो हम उस पर क्या रिएक्ट करते हैं, ये चीज भी मानसिक क्रिया पर डिपेंड करेगी, और किस सिचुएशन में हम क्या निर्णय लेते हैं। अभी अपने 15 दिन हो गए पूरे देश में जो एकदम अलग माहौल बना हुआ है या नहीं? और उसमें बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे एंकर वगैरह, बहुत सारे ऐसे आबू टाइप के पत्रकार वगैरह कह रहे हैं कि भारत हमला ही नहीं कर रहा है, डरपोक है ये, दाड़ दे तो बहुत आ रही है। लेकिन वहां पर जो निर्णय है वो अलग तरीके से लिया गया, वो उनकी खोपड़ी अलग लेवल पे काम करती है, तो उन्होंने अपने हिसाब से काम कर दिया। ये चीज भी किस क्रिया में आएगी बोलो? मानसिक क्रिया में आएगी। विकास, धारणा, कल्पना, तर्क और समस्या समाधान किससे संबंधित है? अब ये नाम अभी हमने बात की थी जस्ट कि भाई ये सारे शब्द अपने को अच्छे से ध्यान देने हैं। ये है जो किस में आएंगे, कौन से विकास में आ जाएंगे? अब यहाँ पर मानसिक लिखा हुआ है क्या? तो संज्ञानात्मक, संज्ञान का मतलब ही हो गया जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मानसिक विकास के अब प्रकार है, कितने प्रकार दे रखे हैं? वैसे के वैसे लसीका जैसे दे रखे थे वैसे के वैसे, तो यहाँ पर दे रखे हैं कितने, इसके वक्र बना रखे हैं, देख लेते हैं कितने क्या है। 3 मुख्य प्रकार से बांट सकते हैं इसको, लघु गणकीय, लाक्षणिक और तोरण वक्र, ओगिव कर्व जिसको बोलते हैं अपन। लघु गणकीय में क्या है, जो देखो इस वक्र में मानसिक विकास की विशेषता यह है कि यह निरंतर तीव्र गति से चलता है, जैसा कौन चलता है, लसीका है। जैसा क्या चलता है, लसीका है। देखा एकदम 60-20 पे चला गया, कंप्लीट काम। फिर दूसरा है लाक्षणिक वक्र। मानसिक वक्र में मानसिक क्रियाएं प्रारंभ के कुछ वर्षों में तो कैसी रहेगी, अति तीव्र रहेगी, परंतु बाद में उसमें मंदता आ जाएगी, और 12-13 वर्षों के बाद बिल्कुल भी विकास नहीं होता है। इस प्रकार के विकास जिसे नीचे दिखाया गया है अधिकतर बालकों में देखा जाता है, उसको बोलते हैं क्या, लाक्षणिक। तो पहला कौन सा हो गया, बोलो ना। अभी अभी वापस पूछूंगा तो समस्या आएगी ना, अभी याद रख लो। लघु गणकीय, लघु गणकीय कैसा है, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है ना। फिर लाक्षणिक है, वो है जो कितने साल के बाद बंद हो जाएगा, 12 से 13 साल के बाद, ये ऐसा है। फिर तोरण वक्र जो तीसरे नंबर पे है, तोरण वक्र में क्या होगा, 2 प्रकार से विकास हो सकता है, पहले तीव्र फिर मंद फिर तीव्र। आकृति में इसको बता रखा है, 2 फोटो बना रखे होंगे इसके। दूसरे प्रकार के अनुसार पहले मंद फिर तीव्र फिर मंद गति से हो सकता है। ये पहले तीव्र बता रखा है, फिर मंद हो गया, फिर क्या हो गया, तीव्र। अब यहाँ पर क्या किया, पहले मंद है फिर एकदम तीव्र हो गया, फिर क्या हो गया, मंद हो गया। तो तोरण वक्र है वो 2 प्रकार के बनते हैं, ओगिव कर्व, है ना। तो या तो पहले तीव्र होगा, बीच में मंद होगा, बाद में वापस क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। और या शुरू में मंद होगा, बीच में तीव्र होगा, बाद में क्या हो जाएगा, वापस मंद हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, तोरण वक्र। तो पहला कौन सा था, लघु गणकीय। दूसरा कौन सा था, लाक्षणिक। और तीसरा कौन सा था, तोरण वक्र। अब लघु गणकीय में क्या था, शुरू से लेकर अंत तक है जो एकदम प्रॉपर स्पीड में काम होता है। दूसरा था लाक्षणिक, 12 से 13 वर्ष, उसके बाद धीरे धीरे खत्म। और ये था उसमें जो शुरू में मंद, शुरू में तीव्र फिर मंद फिर तेज, या फिर शुरू में जो मंद फिर तेज और फिर मंद। क्लियर है ना। ये क्या थे, प्रकार थे, विकास कैसे हो सकता है उसके। अब शेषावस्था में मानसिक विकास, संवेदन की क्षमता, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, क्या क्या काम कहानियां हैं। वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं इसको, पढ़ चुके हैं, शेषावस्था पढ़ी थी तो वहां सारे प्रकार के विकास पढ़ लिए, लेकिन एक बार वापस मतलब एक बार व्यवस्थित रूप में पढ़ लेते हैं, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। बाल्यावस्था में क्या होगा, शेषावस्था में क्या होगा, किशोरावस्था में क्या होगा। तो संवेदना की क्षमता आ जाती है। जौन लोग क्या करेंगे, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क है जो कैसा होता है,
कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। तो जॉन लॉक को अच्छे से याद रखना। जॉन लॉक को हमने क्या पढ़ा था? मन, मन में पढ़ा था, मन का विज्ञान, साइकोलॉजी को मानने वाला, ठीक है। तो एक तरीके से मन है वो कैसा है? कोरा कागज, ऐसे याद रख लो। 10 से 11 माह में सहज क्रियाएं करना शुरू कर देता है। 17 से 18 माह में अच्छी क्रियाएं शुरू हो जाती है उसकी। 2 वर्ष में जो उद्देश्य पूर्ण क्रिया है ना, पर्पजफुल एक्शन लेना शुरू हो जाता है। 2 साल का बालक है जो समय आजकल का नॉलेज उसको हो जाता है। फिर 1 वर्ष का बालक है जो 3 से 4 शब्द बोलता है। 2 साल का बालक है जो 100 से 200 शब्द, 2 शब्दों का वाक्य, 2 शब्दों को एक साथ बोल सकता है। 3 साल का बालक है जो क्या खींच लेता है? रेखाएं खींच लेता है। 4 साल का बालक है जो नाम। फिर 5 वर्ष का बालक रंगों में अंतर कर लेता है, 10-11 शब्दों का वाक्य बना सकता है। पूर्व वाली अवस्था में मानसिक विकास में अन्वेषण प्रवृत्ति होती है। दिक स्थान संप्रत्यय जोड़ना, घटना घटाना, गुण भाग क्रियाएं करना जो प्रारंभ हो जाता है। कौन सी अवस्था में? शुरुआती या पूर्व बाल्य अवस्था में। बाल्य अवस्था में बात करेंगे तो बालक 6 साल का हो जाता है तो मानसिक योग्यताओं का लगभग विकास हो जाता है, ऐसा किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। 3 साल में 50% हो जाता है और 90% हो जाता है 6 साल में। ये बात किसने कही? ये भी तो किसी विद्वान ने कहा। आया क्या ऐसा किसी कहीं लाइन पड़ी क्या ऐसी? हाँ, तो इस पे ध्यान देना, देखिए क्या कहानी है ना। 6 वर्ष का बालक है जो चुगदा तक गिनती करना, सरल प्रश्नों को उत्तर देना, शरीर के अंगों के नाम बताना। 7 साल का बालक है जो तुलना और समानता। 8 साल का बालक कविता कहानियां, 16 शब्दों का वाक्य। 9 साल का बालक है जो दिनांक, समय, सिक्के, देखी गई फिल्म का लगभग कितना परसेंट? 60% बता दो। 10 साल का बच्चा है जो दैनिक जीवन के नियम परंपरा का ज्ञान रखता है, 3 मिनट में 60 से 70 शब्द है जो बोल सकता है। 11 वर्ष का बालक तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास। 12 वर्ष का बालक है जो समस्या समाधान का विकास करना शुरू कर देता है। 12 साल तक का कुल मिलाकर बता रखा है। अब कुछ विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है, जैसे मेरी खुद की समस्या रहेगी, जब ऐसे बहुत सारे इस साल में ये, इस साल में याद नहीं रहता कौन से में क्या रहता है, क्या ऐसे? और किसी को लगता है ऐसे कि ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला? हो जाता है ना? तो इसका क्या तरीका हो सकता है? जैसे ये 7 है, अब इसमें क्या ज्यादा चीजें दे रखी हैं तो बहुत ज्यादा याद मत करो, एक आध याद। हाँ, और 3, 4, 4, 5 के ऑप्शन के 1-2 प्रश्न हमने देखे थे। मामला है जो वास्तव में बहुत गंभीर है। अगर कोई शिक्षक ऐसा प्रश्न बना देगा जिसमें ये संभावना है तो वो बहुत खतरनाक लेवल का शिक्षक रहा होगा या रहेगा सारे विद्यार्थियों के लिए। अपन इसमें क्या कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं, चलो। अपने पास जो ऑप्शन है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास एक ऑप्शन है कि जहां से अपने को देखना है मैटर, वो क्या है? आरबीएसई, जिसके नोट्स तो शुरू में जो फोटोकॉपी थी वो आरबीएसई किताबों से बने हुए नोट्स है, तो वहां देख लेंगे। बाकी अगर 1-2 विद्वान है, जैसे अभी अपन वहां पढ़ रहे थे उसमें 8 विद्वान आ गए, सुकोल और गुरु सर, न जाने कौन कौन से लोग आ गए, सामान्य वर्गीकरण आ गया, ऐसे में तो उसमें बहुत लंबे समय तक उसका रिविजन करते रहना है। ऐसी चीजें जहां पर भी मतलब संदेह है, कुछ अपने को लगता है कि यहाँ से प्रश्न आ जाएगा तो उलझ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं। जैसे अभी ये लसिका है, लघुगण की है, ये पढ़ा हमने, ओगियो करो पढ़ा, इसको वापस पढ़ने की आवश्यकता है। वो तो एक बार ध्यान में आ गया कि शुरू में स्ट्रेट है, एक वाले में जो 12-13 साल तक के बाद बनता है, एक में 2 तरीके का बन सकता है, तो फिर वो याद रख जाए। यही चीजें हैं जिनको पढ़ना, जब भी रिवीजन करने आओगे इनको वापस देखें। और इनमें भी ऐसी ट्रिक हो सकती है, जैसे हम जब वो पढ़ रहे थे उसमें 2 सप्ताह, फिर 3-4 सप्ताह, फिर 5-6 सप्ताह, अब दिमाग में क्लियर है ना। शुरू शुरू में किसका नाम आएगा? हर लोग का नाम आएगा 2 सप्ताह, फिर 3-4 में किसका आएगा? कॉल सैनी का आएगा, और फिर अर्नेस्ट जॉन्स का नाम आएगा 5-6, ऐसे कुछ करेंगे और क्या। और आगे जब बात करते हैं अपन, तो किशोरावस्था में मानसिक विकास, इस अवस्था में चिंतन में औपचारिक सक्रिय, ये किशोरावस्था आ गया, सब ध्यान रखना, ठीक है। जस्ट अभी जो पढ़ गया है वो की वही चीजें हैं। अब यहाँ पर औपचारिक संक्रियाएं, एकाग्र चित्ता, सामान्यकरण की योग्यता आ जाएगी, संचार की क्षमता बढ़ जाएगी, समस्या के अमूर्त संकेत द्वारा समाधान करने की क्षमता का विकास हो जाएगा। एलिस क्रो ने तो कह भी दिया कि किशोर का चिंतन है जो पक्षपात और पूर्ण निर्णयों से प्रभावित रहता है। मतलब पहले दिमाग में उसकी जो चीजें रहती हैं उसके आधार पर डिसीजन लेना शुरू कर देता है। फिर वुडवर्थ कह रहे हैं उच्चतम सीमा की 15 से लेके और 20 वर्ष की अवस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। ये बात किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। रोज क्या कह रहे हैं? मतरंगी कल्पना कम व यथार्थ सामने आता, मन तरंगी होना चाहिए। मतरंगी है, मन तरंगी होगा, क्या होगा? मन, मन तरंगी, मन तरंगी कल्पना कम, यथार्थ सामने आता है ना। किशोरावस्था में क्या सामने आना लग जाता है? यथार्थ।
हालांकि थोड़ा ध्यान रखना, कल्पना का भी समय है, मतलब वो वहां पर है जो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन के साथ चलती है चीजें। जोन्स और सिम्पसन क्या करें, अधिगम की योग्यता विकास की किस पर पहुंच जाती है, क्षितिज पर। ठीक है, तो क्षितिज याद रखेंगे, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, थार्नडाइक ने, ये तीनों है, तीनों पक्के याद रखने हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास अलग अलग ने माना है। थार्नडाइक ने कितना माना है, 19 वर्ष माना है। स्पीयरमैन ने कितना माना, 14 से 16 वर्ष माना है। ठीक है, टर्मन ने कितना माना, 16। तो अपने को याद रखना, उसमें कोशिश करो एस टी, मतलब स्पीयरमैन को सबसे पहले याद करो, फिर याद करो किसको, टर्मन को, और फिर याद करो किसको, थॉर्नडाइक को। जब नोट्स बनाओ तो ऐसे लिखना, पहले किसको लिखना, स्पीयरमैन को, फिर किसको लिखना, टर्मन को, और फिर लिखना किसको, थॉर्नडाइक को। तो स्पीयरमैन से 14 से 16 हो जाएगा, 14 से 16, फिर 16 हो जाएगा कौन, टर्मन, और 19 हो जाएगा कौन, थॉर्नडाइक। मानसिक स्वतंत्रता का विकास, एलिस क्रो क्या कह रहे हैं कि किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं को प्रवेश करने की प्रयोग करने की क्षमता जो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, ये बात किसने कही है, एलिस क्रो ने। क्या कही है, मानसिक स्वतंत्रता का विकास। फिर किशोरावस्था में बालक में तर्क शक्ति विकसित होती है, क्रमबद्ध निगमन तर्क होता है, अमूर्त चिंतन कर सकता है, समस्या समाधान है, डिसीजन मेकिंग है, प्रत्यक्षीकरण है, परसेप्शन, जिसको परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, कल्पना का सर्वाधिक विकास इस समय होगा, इमेजिनेशन, अधिगम योग्यता, कौशल विकास, भावात्मक विवेक का विकास, और सामान्यीकरण, एकाग्रता, ये सारी चीजें हैं जो लगभग लगभग किशोरावस्था में बालक में जो डेवलप हो जाएगी, चाहे तर्क हो, चाहे क्रमबद्ध निगमन चिंतन हो, सारी चीजें। और प्रश्न भी पूछ रखा, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था के दौरान की मानसिक विकास की विशेषता नहीं है, बताओ देखें कौन सी नहीं है, बोलो। इसमें लिखा है तथ्यों को सामान्य बनाने की, ये सामान्यकरण हो गया क्या, फिर ये समस्या समाधान हो गया, ये निर्णय लेना हो गया, अमूर्त स्थिति से निपटने में बाधा। अब यहाँ पर वो है जो थोड़ा सा तैयार हो जाता है और अमूर्त स्थिति से निपट सकता है, ठीक है ना, बाधा महसूस नहीं करता है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, चौथा। और ऐसा प्रश्न आया हुआ है पहले, तो और आ सकता है, ध्यान रखेंगे। समस्या के सभी संभावित समाधान से तार्किक रूप से छांटते हुए वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचता है, ये ध्यान रखना। अब प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक बार बार अपने को नहीं पढ़ने पड़ेंगे, कुछ कारक ऐसे हैं जो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, सबको प्रभावित करते हैं। ये पढ़ा क्या हमने, पढ़ा ना उधर, ये भी पढ़ा गया, ये भी पढ़ा है, स्वास्थ्य पढ़ा गया, हाँ। फिर परिवार की अब थोड़ी अलग चीजें आएगी, मानसिक में जो है तो फिर थोड़ा अलग आएगा, तो उसको देख लेंगे। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का हमारे मानसिक डेवलपमेंट पर फर्क पड़ सकता है, ठीक है ना। कमजोर स्थिति है जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डाल सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। माता पिता की शिक्षा, पढ़े लिखे माता पिता के बच्चे हैं जो उनका डेवलपमेंट ऑटोमेटिक, क्यों, क्योंकि वो जब बचपन में छोटे रहेंगे तब भी तो जो पढ़े लिखे हैं तो वो उस लेवल की बात करेंगे, तो उसको सुनेंगे, तो उनका विकास थोड़ा ज्यादा बढ़िया होगा। फिर हाँ, किसी को अगर बारिश का आनंद लेना है, विद्यालय में शिक्षक का प्रभाव, यहाँ थोड़ा सा सकारात्मक व्यवहार अगर आपका है विद्यालय में, या विद्यालय का आपके प्रति या शिक्षक का आपके प्रति, तब थोड़ा फर्क पड़ सकता है। परिपक्वता और अधिगम दोनों मानसिक विकास को परिपक्व मानते हैं, फर्क पड़ता है उसका मतलब। मेटा संज्ञान के बारे में है, जॉन फ्लेवेल ने बात की थी, क्या बात की थी, संज्ञानात्मक परिघटना के बारे में, जो संज्ञान जानना, इसमें उत्तम सूचना संसाधन मॉडल है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेटा संज्ञान का संबंध किससे है, ऐसा पूछा गया था, जॉन फ्लेवेल। तो अब ये चीज क्या है, जब कुछ ऐसी होती है ना जो इनको जोड़ना होता है अपने, तो मेटा संज्ञान, और याद क्या रखना, जॉन फ्लेवेल, क्या नाम है, जॉन फ्लेवेल, है ना। और इस मेटा संज्ञान का मतलब क्या है, संज्ञानात्मक परिघटना के बारे में संज्ञान, जानने के बारे में जानना। उत्तम सूचना संसाधन मॉडल की भूमिका को माना है महत्वपूर्ण। तो ऐसा कुछ आ जाए तो मेटा संज्ञान के साथ अपने को जॉन फ्लेवेल को ध्यान रखना, ठीक है, जॉन फ्लेवेल, मेटा संज्ञान। फिर मानसिक क्रियाएं क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं अपन। संवेदना, संवेदना क्या है, तो किसी विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव है, क्या कहलाता है, संवेदना कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलो देखे, संवेदना क्या किसे कहते हैं,
विशेष ज्ञानेंद्रिय द्वारा किसी उद्दीपक या वस्तु का प्रारंभिक अनुभव है, क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है। जैसे अभी बारिश में जाओ और हाथ को ऐसे करो, फिर वो ठंडा ठंडा लगेगा, तो वो हमारी जो त्वचा है वो हमें बता रही है कि उसका तापमान है कम है। तो ये जो अनुभव है इसको क्या कहेंगे बोलो अपन? संवेदना कहेंगे। विलियम जेम्स, संवेदना ज्ञान की पहली वस्तु है, किसने कहा है? ये विलियम जेम्स वही है क्या फंक्शन में गया था? कहानी बनाने से थोड़ा याद आ रहा है, वुंट का दोस्त है जल्लोटा। संवेदना एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव है, तो अपने को याद रखना है जल्लोटा है जो कैसा आदमी है? साधारण आदमी है, ठीक है। और संवेदना ज्ञान की पहली वस्तु है, फंक्शन में जाना है आजकल व्यक्तियों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है या नहीं? हाँ, ऐसे याद रखना। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, सीढ़ी है। ये विकास कौन सा है? तो संवेदना की बात आई है तो कौन सा विकास हो गया हो? तो मानसिक। ज्ञान का द्वार है क्या? संवेदना। संवेदना से ही बात, जो सेंसेशन है उससे बाकी चीजें सीखता है बालक। जीवन का प्रारंभिक व सरल मानसिक अनुभव भी क्या है? संवेदना। बालक की शिक्षा की शुरुआत भी किससे होती है? संवेदना से होती है। अब इसका मीनिंग भी समझोगे। संवेदना एक ऐसी सरल मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा हमें वस्तुओं व्यक्तियों के बारे में एक आभास मात्र होता है, क्योंकि इसमें अर्थहीनता एवं अस्पष्टता होती है। मॉरिस क्या कह रहे हैं? संवेदन से तात्पर्य दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, संतुलन, स्पर्श तथा दर्द की ज्ञानेंद्रिय से प्राप्त मौलिक संवेदी आंकड़ों से लगाया जा सकता है। जेपी दास का नाम सुना? नालगिरी जेपी दास सर, ये अपने उसमें आते हैं। उद्दीपकों को प्राप्त करने की पहली अवस्था को क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं, ठीक है ना। जेपी दास क्या कर रहे हैं? उद्दीपकों को प्राप्त करने की पहली अवस्था। संवेदन एक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदन कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक। फिर संवेदन एक आरंभिक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदन में उद्दीपकों का आभास मात्र क्या होता है? आभास मात्र होता है। संवेदन के लिए उद्दीपक की उपस्थिति क्या होती है? अनिवार्य होती है। उद्दीपक होगा तो संवेदना उत्पन्न होगी। अब प्रकार भी है इसके, तो प्रकार में जो भी, क्योंकि मैंने ज्ञानेंद्रिय शब्द यूज कर लिया तो उसके आधार पर ये सारी संवेदनाएं आ जाएगी। जैसे दृष्टि है, ध्वनि है, स्पर्श है, त्वचा है, स्वाद है और गंध संवेदन। 5 दे रखे। गौण में 2 हो गए, शारीरिक और मांसपेशी। कान, आंखें, त्वचा, कुल मिलाकर जीभ, ये इससे जुड़ी हुई कहानी आ गई। अब संवेदना के प्रकार हैं, उसमें संवेदी सीमांत, निश्चित सीमा तक ही पता लगा पाना है, वो संवेदी सीमांत में आ जाएगा। निरपेक्ष में है जो किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा पहचाने जाने के लिए उद्दीपक के अपेक्षित न्यूनतम पहचान हो पाना, या न्यूनतम मूल्य, अपेक्षित न्यूनतम मूल्य कम से कम जो होना चाहिए। विभेदक में अपन जो क्लियर कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं, वो आ जाएगा इसमें विभेदक। संवेदना के 6 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? तो अभी हमने बात की संवेदना में है, उसमें सारी की सारी देखना है, चाहे सुनना है, चाहे त्वचा द्वारा, स्पर्श द्वारा महसूस करना है, ये सारी चीजें। अब उसमें अपने को वो जो पता कैसे चलता है, उसमें संवेदना के जो 6 गुण बता रखे हैं उसको भी देखना चाहिए। एक हो गया जैसे निश्चित प्रकार की होती है, कैसे? निश्चित प्रकार की होती है। फिर संवेदना है, उसमें क्या हो सकता है? तीव्र या कम तीव्र हो सकती है। फिर संवेदना की जो अवधि भी रहती है, बाद में धीरे धीरे संवेदना की कमजोर पड़ सकती है। फिर क्लियरिटी रहती है, प्रसार रहता है, और स्थानीय उसके जो अपने अपने चिन्ह होते हैं। अब एजुकेशन में संवेदना का क्या महत्व है उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर ये जब पढ़ रहे हैं अपन तो थोड़ी क्लियरिटी कम आ रही होगी, क्योंकि एकदम से ऐसे लग रहा है कि हम पढ़ मानसिक विकास रहते रहे, संवेदना कहाँ से आ गई। लेकिन संवेदना का मूल अर्थ अगर समझ रहे हैं तो ये तो, क्योंकि किताबों में छापना है, उनको थ्योरी लिखनी है, तो खूब सारी बातें लिखी है, प्रश्न बनेगा वो अपन क्लियर कर लेंगे अगर समझ रहे हैं तो। एजुकेशन में क्या होगा? देखो, वस्तु के गुण समझना ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रयोग करने में सहायक। कैसे? मान लो जैसे कोई विद्यार्थी है, उसको जो कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अब संवेदना के प्रशिक्षण के माध्यम से उसको और क्लियरिटी दी जा सकती है। कैसे? एक टॉपिक लेते हैं अपन कोई सा भी, जैसे अपन ये डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं, ये अपना बाल विकास ही पढ़ रहे हैं, तो किसी बालक, जैसे जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनमें संवेदना है, तभी तो वो चीजों को और जल्दी जल्दी समझ पा रहे हैं। जैसे शेषवावस्था की बात आई, या 140 बार धड़कने की बात आई, फिर हड्डियों की अपन कह रहे थे कि किसी ने तोड़ डाली गई, ज्यादा कैसे हो गई, कम कैसे हो गई, तो ये देख भी रहे हैं। तो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, आंखें, जो भी सुन रहे हैं वो सारी कहानी, तो वस्तु के गुण समझना ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रयोग में सहायक है। वस्तु की सत्ता का ज्ञान कि एक चुन में है क्या है, प्रत्यक्षीकरण के लिए आवश्यक है। कोई भी सामने से कोई चीज आ रही है, उसका प्रत्यक्षीकरण करना है, तो हमें जो पता आंखों के द्वारा देखकर पता लगाना पड़ेगा। और मानसिक विकास में भी संवेदना है वो। अब संवेदना को बहुत बड़े लेवल पर सीखें तो मानसिक विकास में क्या है, जैसे बालक प्रत्यक्षीकरण वगैरह करता है, बाद में आने वाले समय में उस अनुभव का फायदा उठाता है। उसमें जो त्वचा से संवेदना है, उसका एक उदाहरण हमने देखा था कि जैसे छोटा बालक है, उसको
वो जो तपेली वगैरह अपने घर में जो भी बर्तन होते हैं उसकी, वो गर्म होता है या ठंडा होता है उसका पता नहीं, तो पहली बार जब उसको छूता है तो एकदम से हाँ थोड़ी स्थिति खराब होती है, लेकिन बाद में एक दो बार और हो सकता है, फिर वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि इसका ध्यान रखना। फिर दूसरे नंबर पे संवेदन के बाद अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परसेप्शन। जो लोटा साधारण आदमी है, हाँ, प्रत्यक्षीकरण पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। अब कह रहे हैं कि मैं साधारण आदमी हूँ नहीं, लेकिन मेरा मानसिक विकास कैसा है, एकदम कंप्लीट है, पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। ज्ञान की दूसरी सीढ़ी, संवेदन के साथ साथ क्या जुड़ जाए, पूर्व अनुभव जुड़ जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। संवेदना के साथ पूर्व अनुभव जुड़कर क्या बन जाता है, प्रत्यक्षीकरण। यह एक मानसिक प्रक्रिया, इसमें पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या व अर्थ जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, अर्थ जोड़ दिया जाता है। अभी हमने जो बात की थी, हमारी आंखों ने जैसे उस रस्सी को देखा, किसको देखा, रस्सी को देखा, तो हमारे मन में वो जो संवेदना है, देखना, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होना, वो ठीक है। अब हमारा पूर्व अनुभव है कि लगभग सांप कैसा होता है वैसा होता है, दोनों जुड़ गए तो वो क्या हो गया, प्रत्यक्षीकरण। कभी कभी वो जो डिस्टर्ब हो सकता है उसका अपन बात कर चुके हैं कि भाई हम जो उसको क्लियर नहीं देख पाए थे या थोड़ा अंधेरा था, ऐसी संभावना हो सकती है। तुलसीदास जी के साथ हो गया था ऐसा, प्रत्यक्षीकरण गलत हो गया, लेकिन कुछ गलत प्रत्यक्षीकरण जिंदगी बदल देते हैं, फिर पूरा मामला एकदम माहौल ही बदल दिया है? उत्तर भारत की तो एक तरीके से ऐसी किताब लिख दी जो हर घर में, हर व्यक्ति के दिल में। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या व अर्थ जोड़ दिया जाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, बोलो, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण। अब पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, ठीक है, संवेदना अलग हो गई, फिर पूर्व अनुभव अलग हो गए, और दोनों का मिलना है तो क्या बन गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, ठीक है ना। वुडवर्ड क्या करें, प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ या बाह्य घटनाओं तथ्यों को जानने की क्रिया है, इसके माध्यम से, इंद्रियों की सहायता से। रायबर्न क्या करें, अनुभव के अनुसार संवेदन की व्याख्या प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। किसके आधार पर, अनुभव के आधार पर, अनुभव के अनुसार है जो आप संवेदना की क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। इस प्रक्रिया को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्यक्षीकरण। जिस प्रक्रिया द्वारा हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं, अर्थवान बनाते हैं, उसको प्रत्यक्षण कहते हैं। और वस्तु का सार्थ ज्ञान ही प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण पर कार्य है जो किन्होंने किया था, गेस्टाल्ट वादियों ने किया। समग्रता की बात की थी इन्होंने, सारी चीजें मिला के उससे क्या मीनिंग निकल सकता है वो निकालो। अब प्रत्यक्षीकरण के उपागम क्या क्या है, ऊर्ध्वगामी प्रक्रमण है, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, ये हमने पढ़ रहे। डाउन साइड से अप साइड जाएगा तो उसको क्या कहेंगे अपन, ऊर्ध्वगामी। प्रत्यक्षीकरण की पहचान अंश से प्रारंभ होकर समग्र प्रत्यय विज्ञान का आधार बनती है। अधोगामी में क्या हो जाएगा, जब समग्र से प्रारंभ होगी लेकिन कहाँ जाएगी, उसके एक सामान्य घटक की तरफ आ जाएगी। उपक्रियाएं हैं, उसमें उद्दीपक है, संवेदीग्राही है, अवधान है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, अधिगम स्मृति और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और प्रत्यक्षण। ये है जो उप प्रक्रियाएं हैं। उप प्रक्रियाएं मतलब जब आप प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं तो ये गतिविधियां उस समय सक्रिय रहेगी। प्रात्यक्षिक संगठन के सिद्धांत, अब ये समझ में आएगा, उद्दीपक वगैरह नहीं, इसको मैं थोड़ा और समझाता हूँ। वो प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्षण है जो कैसे प्रभावित होता है। मान लो जैसे अपन ने जो सांप की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, और अभी कोई पीछे से थोड़ा सा हम देख नहीं रहे यार, कुछ टच कर दे अपने, तो अपन ज्यादा एकदम से उसमें हो सकता है डर जाए। ऐसा कभी देखा होगा, वीडियो वगैरह देखा होगा, कुछ ऐसा देखा होगा। ये है जो, ये क्या है, हम जो बात कर रहे थे उससे पहले, जब वो घटना हो उससे पहले, तो वो क्या है, उद्दीपक का काम कर रहा है। बाकी सही है, संवेदीग्राही उस समय हम जो थोड़ा ज्यादा सक्रिय होते हैं तब भी। अवधान, हमारा ध्यान है जो जितना होगा उतना ज्यादा प्रत्यक्षीकरण है जो प्रॉपर होगा। बहुत बार है जो ध्यान नहीं दे रहे तब है जो प्रत्यक्षीकरण डिस्टर्ब भी हो जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रॉपर काम करता है, आपकी मेमोरी में पुराने अनुभव कितने क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में है। अब है इसके प्रात्यक्षिक संगठन के क्या सिद्धांत। तो पहला है आकृति प्रत्यक्षण। चाक्षुष क्षेत्र को अर्थयुक्त संपूर्णता के रूप में संगठित करना है जो आकृति प्रत्यक्षण कहलाता है। चाक्षुष का मतलब आंखों से लगाएंगे अपन, यहाँ आंखों से जितना जो दिख रहा है वो। निकटता का सिद्धांत, जो वस्तु समय व स्थान से निकट होती हैं वे एक समूह के रूप में प्रत्यक्षण होती है। आसपास में है तो उसके आधार पर अपने दिमाग बैठ जाएगा, समय व स्थान के आधार पर भी जुड़ जाएगी। समानता सिद्धांत, जो वस्तु समान होती है वे समूह के रूप में प्रत्यक्षण होती है। इस रूप में, समूह के रूप, समान है तो उसको एक दिमाग में अपना जो ग्रुप बन जाएगा उसका सिमिलरिटी के आधार पर। लघुता का सिद्धांत, लघु क्षेत्र की बृहद क्षेत्र की तुलना में जल्दी प्रत्यक्षीकरण होता है। अगर आपको जो जैसे 1000 व्यक्तियों के बारे में जानना है और इसके बजाय 5 व्यक्तियों के बारे में जानना है, तो जल्दी आप किसके बारे में क्लियर कर लोगे,
छोटा क्षेत्र है, मतलब ये क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मैंने थोड़ा अलग उदाहरण दे दिया, लेकिन इससे अनुमान लगा सकते हैं। सममिति का, सममिति क्षेत्र काला लिख रखा है इसमें, असममित क्षेत्र सफेद की तुलना में जल्दी प्रत्यक्षण होता है। ये चीज भी देखी, जैसे व्हाइट में कुछ एक डॉट लग रहा हो तो उसको फटाफट जो अपन शर्ट से ध्यान चला जाता है, गड़बड़। जब भी इधर देखोगे ये तीनों पेज है उसमें, तो उसमें वो पिने लगी हुई है, दोनों जल्दी नजर आ जाएंगे, है ना। या फिर पूरा जो ग्रीन बोर्ड है ये, इसमें वो तीनों पेज अलग से अपने को जल्दी नजर आ जाएंगे, है ना। तो ये एक तरीके से प्रत्यक्षण का ये हो गया सममिति सिद्धांत। अविच्छिन्नता सिद्धांत, स्व क्षेत्र जब अन्य क्षेत्रों से घिरा हो तब आकृति के रूप में जो दिखता है, बहुत बार ऐसे आकृति बन जाती है उसकी। पूर्ति सिद्धांत, वस्तु के लुप्त भाग को हम वर्ग के जो समग्र रूप में देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूर्ति सिद्धांत। ये ऐसे अपने रीजनिंग वगैरह के प्रश्न आते हैं, इसमें देखा होगा एक चित्र है, उसका एक भाग है जो अपने को पूछते हैं कि इसमें चार में से कौन सा सही है, तो हम थोड़ा दिमाग में सोच के और उसको सही कर लेते हैं। अब प्रात्यक्षिक स्थैर्य क्या है, गतिशील होते हैं भी वस्तु का सापेक्षिक स्थिर प्रत्यक्षण प्रात्यक्षिक स्थैर्य कहलाता है। तीन प्रकार का होता है, आकार, आकृति और द्युति। आकार का मतलब क्या है, जो भी उसकी साइज है, आकार के प्रत्यक्षण पर दूरी का प्रभाव है नहीं पड़ना। आकृति का मतलब आकृति का चेंज नहीं होना, अपरिवर्तित रहना। और द्युति स्थैर्य में आ जाएगा रंगों की मात्रा का स्थिर रहना, इसको बोलेंगे प्रात्यक्षिक स्थैर्य। विशेषताएं क्या होती है इसकी, तो प्रत्यक्षीकरण द्वारा वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। आधार परिवर्तन, प्रत्यक्षीकरण विभिन्न वस्तुओं में से एक का चुनाव करता है। संगठन की विशेषता होती है, अर्थनिहित होता है, यह स्थिर होता है और इसमें कल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो बिना चेंज हुए हमारे सामने है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बालक के ज्ञान को इससे क्या मिलती है, क्लियरिटी मिलती है। विचारों का भी उसमें डेवलप होगा, प्रॉपर विचार कर पाएगा, ध्यान केंद्रित कर पाएगा, व्याख्या करने की योग्यता आ जाएगी, परोक्ष ज्ञान भी मिल जाएगा। स्मृति और कल्पना है वो कैसा हो जाएगी, क्रियाशील हो जाएगी। विकास के उपाय में ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण हो गया, शारीरिक गति हो गई, आसपास के वातावरण और उपयोगी स्थानों को देखने का अवसर मिलेगा, स्वयं क्रिया का अवसर, विभिन्न शिक्षण सामग्री का प्रयोग वगैरह, ये सारे इसमें जुड़ जाएंगे। प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, तो व्यक्तिगत हो सकते हैं और सामाजिक हो सकते हैं। व्यक्तिगत में क्या आ जाएगा, खुद की व्यक्ति की आवश्यकता क्या है उसके आधार पे वो सर्च करेगा। अभी जैसे मान लो आज ही ये चीज नोट कर लेना, अभी जैसे कोई एक व्यक्ति है ऐसे सोच ले कि मेरा जो साइकिल लानी है, क्या लानी है, साइकिल लानी है, और कैसी साइकिल लानी है, तो भाई ऐसी बढ़िया वाली और ऐसी लानी है, ठीक है। अब जैसे वो यहाँ से गया, मान लो भीलवाड़ा तक जाके और वापस आया, तो उसको बाकी चीजों के बजाय कहीं अगर कोई साइकिल पे जा रहा होगा वो ज्यादा नहीं, ये सच है, खुद भी देख लेना। किसी चीज के बारे में अपन ज्यादा सोचते हैं तो फिर वो चीजें ज्यादा नजर आती है। ऐसा जो एआई भी करता है, अपन जो सर्च करते हैं जैसा है वही ज्यादा अपने फीड में आता है, उधर यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, वो हो गया। व्यक्तिगत मूल्य, व्यक्तिगत रूप से हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं वो मूल्य भी प्रभावित करते हैं प्रत्यक्षीकरण को। व्यक्तिगत मनोवृत्ति, कोई व्यक्ति है जो कोई एक हम साधारण बात कर रहे हैं फिर भी हंसने लग जाएगा, ही करने लग जाएगा, उसके पीछे भी कारण होता है उसकी क्या होती है, मनोवृत्ति। कुछ व्यक्ति हैं जो अपन मजाक की बात कर रहे हैं फिर भी उसको लग रहा है कि यहाँ गंभीर रहना, तो वो जो बहुत देर रख लेगा। ये चीज पूर्व धारणा है, किसी भी चीज के बारे में हमने क्या धारणा बना रखी, किसी व्यक्ति के बारे में भी हमने क्या धारणा बना रखी है उसका जो अनुमान लगा सकते हैं। और मनोदशा, बहुत बार हम दुखी हैं, कोई अच्छी बात भी होगी तब भी अपने को हंसना नहीं आएगा, ये जो किससे प्रभावित हो रहा है, व्यक्ति की मनोदशा। ये सारे के सारे कारक कैसे हैं, व्यक्तिगत कारक। अब सामाजिक कारक की बात करें तो सामाजिक मानक है, हमारा समाज किसी चीज को जो किस रूप में देखता है हम भी उसको उस रूप में देखेंगे, या बालक है वो भी उसको उस रूप में देखेगा। फिर सामाजिक प्रथाएं हैं, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जिनका बहुत सारी प्रथाएं अच्छी भी हो सकती है, बहुत सारी प्रथाएं जो हो सकता है गलत भी हो सकती है। तो बालक है जो समाज के मानकों के आधार पर चलेगा तो प्रत्यक्षण भी उस हिसाब से लगाएगा करेगा। संवेदना में प्रत्यक्षीकरण में अंतर क्या है, जो बहुत बढ़िया दे रखा है सारणी में, तो इसको कंप्लीट करते हैं अपन, फिर दोनों के बारे में रिवीजन भी करेंगे तो थोड़ा क्लियरिटी आएगी। संवेदना है जो उस समय मस्तिष्क क्या रह रहा है, निष्क्रिय रह रहा है। फिर संवेदना है जो ज्ञान की कौन सी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है पीढ़ी है, सीढ़ी है, ठीक है, इसको सीढ़ी कर लेना। पूर्व अनुभव से संबंध इसका नहीं है। ज्ञान है जो अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। मानसिक क्रिया का सरल और प्रारंभिक रूप है प्रारंभिक परिचय। अब इसको आगे और देखते, देखो संवेदना है जो मस्तिष्क उसमें क्या है, निष्क्रिय है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण में पूर्व अनुभव जुड़ेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, दिमाग सक्रिय होगा, फिर देखेगा, पूर्व अनुभव के आधार पर अनुमान लगाएगा। फिर ये पहली पीढ़ी है, अब अनुभव जुड़ेगा तो ये प्रत्यक्षीकरण है जो कौन सा हो जाएगा, दूसरी सीढ़ी हो जाएगा।
पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव है उसका संवेदना से तो सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पूर्व अनुभव जब संवेदना के साथ जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण तो संबंध हो गया इसका। फिर ज्ञान है जो यहाँ पर अस्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर स्पष्टता आ जाएगी और निश्चितता आ जाएगी। फिर मानसिक क्रिया का ये सरल है या प्रारंभिक रूप है, लेकिन ये जटिल और कौन सा रूप हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। यहाँ पर हमें केवल वस्तु का थोड़ा सा परिचय मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, वस्तु का पूरा कंप्लीट ज्ञान मिल रहा है। तो हमने अब जो मानसिक विकास है उसमें शायद तक मुझे लग रहा है इतनी ज्यादा डिटेल नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन किताब में उन्होंने भर दिया फुल, तो कोई बात नहीं, अपने ही पढ़ लिया, समझ लिया। अब तीसरा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, प्रत्यय, है ना। ये पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन ठीक है, इसको इसी वे में पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। अब थोड़ा सा एक बार ऐसे एक लाइन में बोल के बता दो दोनों में क्या अंतर है, संवेदना क्या है और प्रत्यक्षीकरण क्या है। अभी तो बड़ा लास्ट की सार, सारा ही इसका पूरा सार आ गया है, बोलो। हाँ, संवेदना है जो पहली सीढ़ी है, और वहां आगे की सीढ़ी की है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बीच में अनुभव जुड़ेगा तब, ठीक है। और क्या, संवेदना है जो शुरुआत है, और वो उसका विकसित रूप है जो क्या, प्रत्यक्षीकरण। और कुल मिलाकर कुछ ना कुछ है जरूर दोनों, है ना, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। पूरा ही वापस पढ़ेंगे एक बार मानसिक विकास को, उस समय देखेंगे क्या क्या चीजें छूट रही हैं। चलो प्रत्यय के बारे में बात करें। अब प्रत्यय जो विद्यार्थी हिंदी ये ज्यादा गंभीरता से पढ़ते हैं तो उनको तो लग रहा होगा कि जो शब्दांश इसके वहां जुड़ते, कहाँ जुड़ते हैं, शब्द या शब्दांश के पीछे, और कृत होते हैं और तद्धित होते हैं क्या, क्रिया वाले कृत होते हैं और जो क्रिया के अलावा है वो तद्धित होते हैं। लेकिन ये प्रत्यय है जो अपने कहाँ का है, साइकोलॉजी वाला है। साइकोलॉजी वाला है तो फिर इस प्रत्यय में कहानियां अलग रहेगी। बोरिंग पहले से था क्या, बोलो दे, किसी लाइन में ऐसे याद किया था, ये कब से है जो पहले से है, ऐसी बात की ना, बोरिंग नहीं की थी। हाँ, ऐसा ही कुछ इतिहास, इतिहास, हाँ वो एक तो इतिहास की लाइन थी और एक इसकी लाइन है ना, जो पहले से है कहता वो बोरिंग। किसी देखी गई वस्तु की मानसिक प्रतिमा, देखो इतना सरल है। अब कोई पूछे ना, मैं जैसे पूछूंगा, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पूछूंगा हाँ बताओ प्रत्यय क्या है, तो एक लाइन बोलनी है याद रख, किसी देखी गई वस्तु की मानसिक प्रतिमा क्या है, प्रत्यय। क्या है बोलो, प्रत्यय है, बोलो एक बार क्या है प्रत्यय, किसी देखी गई वस्तु की मानसिक प्रतिमा, ठीक है, हमारे मन में जो उसकी एक तस्वीर बन गई है वो क्या है, प्रत्यय। क्या है बोलो, प्रत्यय है। उसकी किसकी, ठीक है ना, हाँ वस्तु की। वुडवर्थ क्या करें, प्रत्यय वे विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों का उल्लेख करते हैं। चाहे वस्तु हो, चाहे घटना हो, चाहे गुण है, सबका उल्लेख करने वाला क्या है, प्रत्यय है। ऐसा किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा। और विशेष बात क्या है, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया संवेदना से तो होती है शुरू, इसके बाद होता है प्रत्यक्षीकरण, इसके बाद संवेदना और प्रत्यक्षीकरण मिलके और किसका निर्माण कर देते हैं, प्रत्यय निर्माण कर देते हैं। ये तीनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। अब मानसिक प्रतिमा वही है ना, जब भी हमारे दिमाग में वो एक छपी हुई थी तस्वीर, इस कारण हमने प्रत्यक्षीकरण जो गलत कर लिया था, सांप वाला उदाहरण दिया था इसमें। अब इसकी विशेषता क्या है, तो देखो पहले तो ये बताओ प्रत्यय क्या है, अब बोलो तो छूट गई परिभाषा। मानसिक प्रतिमा ना, किसकी मानसिक प्रतिमा, किसी भी देखी गई वस्तु की। ओके। अब इसमें विशेषताएं क्या है, तो देखो ये ज्ञान प्राप्ति की तीसरी सीढ़ी है। पहली तो संवेदना, दूसरी थी प्रत्यक्षीकरण, अब तीसरी सीढ़ी कौन सी है, प्रत्यय। संवेदना प्लस पूर्व अनुभव प्लस प्रत्यक्षीकरण बराबर क्या है, प्रत्यय। बढ़िया प्रश्न बन सकता है यहाँ से, सीढ़ियां हैं तीन हो गई, याद रखना अच्छे से, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यय। प्रत्यय का संबंध हमारे विचार और अनुभव से होता है, क्योंकि हमने जो तस्वीरें देखी उसके आधार पर हमारे मन में विचार आएंगे। प्रत्यय एक वर्ग की सामान्य गुणों और विशेषताओं का सामान्य ज्ञान प्रदान करता है। प्रत्यय आरंभ में अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं, धीरे धीरे उसमें क्लियरिटी आना शुरू हो जाती है और हमारे माइंड में वो फिक्स हो जाती है। एक वस्तु के संबंध में विभिन्न व्यक्ति के विभिन्न प्रत्यय हो सकते हैं। एक वस्तु है और विभिन्न व्यक्ति के विभिन्न प्रत्यय हो सकते हैं। किसी वस्तु की मानसिक प्रतिमा मैंने कैसी बना रखी है, किसी व्यक्ति और इस व्यक्ति ने जो अलग बना रखी हो सकती है। क्लियर है ना। प्रत्यय निर्माण के चरण, एक तो हो गया निरीक्षण, प्रत्यय निर्माण कैसे होगा, तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा चीजों को, ठीक है, फिर करेगा क्या, तुलना करेगा, फिर क्या करेगा,
पृथक्कीकरण सेपरेशन करेगा, उसके बाद जनरलाइजेशन हो जाएगा, सामान्यीकरण, और उसके बाद अपने हिसाब से उसकी एक क्या बना देगा, डेफिनेशन बना देगा, डेफिनेशन फॉर्मिंग। तो इसके जो चरण है इसको पक्का याद रखना पड़ेगा अपने को। सबसे पहले क्या कर रहा है बोलो, निरीक्षण कर रहा है, निरीक्षण करके क्या कर रहा है, उनकी तुलना कर रहा है, तुलना करने के बाद क्या कर रहा है, पृथक्कीकरण, तुलना करेगा तभी तो पता चलेगा ये अच्छा है ये बुरा है, तो अलग अलग कर देगा, अलग करने के बाद क्या कर देगा, सामान्य कर देगा, उसके बाद अपनी तरफ से क्या बना देगा, परिभाषा बना देगा। तो कितने स्तर पर हो गया, 5 स्तर पर, ठीक है ना, निरीक्षण, तुलना, पृथक्करण, सामान्यकरण और परिभाषा। लास्ट में परिभाषा आएगी। कोई टॉपिक पढ़ते हैं साइकोलॉजी में तो परिभाषा कहाँ आती है, पहले आती है, यहाँ परिभाषा बना रहा है वो, इस कारण ये है जो बाद में है, ठीक है ना। कौन सा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम पद है, देखो पूछ लिया 22 में पीटीए में, संवेदीकरण, दूसरा क्या है प्रत्यक्षीकरण, तीसरा क्या है प्रत्ययीकरण, ठीक है। संप्रत्यय निर्माण, संप्रत्यय ऐसे निर्माण को कहा जाता है जिसमें वस्तुओं की सामान्य विशेषताओं का क्या चलता हो, पता चलता हो, चिंतन का ये है जो प्रमुख साधन होता है। बेरोन क्या करे, संप्रत्यय उन वस्तुओं, घटनाओं, अनुभूतियों, विचारों को जो एक दूसरे, एक या अधिक अर्थ में एक दूसरे से समान होते हैं के लिए एक मानसिक श्रेणी क्लासिफाइड कर लेता माइंड उसके बारे में। संप्रत्यय के दो तथ्य हैं, गुणों का समूह, नियमों से संबंधित। संप्रत्यय के प्रकार भी हैं, आगे देखते हैं अपन। कृत्रिम, जो नियमों और गुणों द्वारा परिभाषित हो उसको क्या कहेंगे अपन, कृत्रिम कहेंगे। स्वाभाविक कौन सा, स्पष्ट परिभाषित गुण नहीं होता है, नेचुरल। साधारण, जिसकी एक विशेषता है, पीला, लाल, ये जो एक विशेषता के आधार पर, रंग के आधार पर। जटिल, दो या अधिक विशेषताओं को दर्शाता है तो वो क्या कहलाएगा, जटिल कहलाएगा। जैसे समुच्चय बोधक है, वियोजक है, संबंधात्मक है, प्रतिबंधित है या द्विप्रतिबंधित है, तो ऐसा क्या कहलाएगा, जटिल कहलाएगा। संप्रत्यय निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तो संप्रत्यय जब हम हमारे मन में वो जो इमेज अभी बात की थी ना हमने की मानसिक प्रतिमा, तो वो मानसिक प्रतिमा बनाने की प्रक्रिया है, उसको अपन कह रहे हैं क्या, संप्रत्यय निर्माण। तो उसमें बहुत सारे कारक हैं, उससे जो फर्क पड़ेगा, जैसे पहला हो गया स्थानांतरण, फिर हो गया विभिन्नता, सामग्रियों को जोड़ तोड़ करने की योग्यता, जिसमें ज्यादा होगी वो प्रॉपर बना पाएगा। निर्देशात्मक वृत्ति है, संगत उपलब्ध सूचनाएं हैं, नियम का स्वरूप है, शब्द भंडार है या हमारा जो परिवेश है वो। संप्रत्यय सीखने की विधियां भी है, प्राप्ति या ग्रहण विधि है, या फिर कौन सी विधि है, चयन विधि। संयोजक संप्रत्यय होते हैं जिनमें किसी वस्तु या उद्दीपक दो या अधिक चीजों की विशेषताओं के आधार पर जो वर्गीकृत कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। वस्तु वर्गाकार व लाल है, तो दो बातें आ गई, वर्गाकार भी है और कैसी है, लाल है, तो ये कैसा संप्रत्यय हो गया, कंजक्टिव हो गया। वियोजक संप्रत्यय, इसमें क्या करेंगे, जिनके मूल्यों या विशेषताओं को एक दूसरे के स्थान पर जो प्रयुक्त किया जा सकता है। उदाहरण हो सकता है क्या, वो एक पेन है वो लाल है, एक पेन है जो ब्लैक कलर का है, ऐसा। प्रतिबंधित संप्रत्यय, जब संप्रत्यय के लिए जो शर्त लगाई जाती है, ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, वो सप्रतिबंधित संप्रत्यय, जैसे वस्तु लाल है तो संप्रत्यय के लिए उसे आयताकार होना चाहिए, ऐसा है जो हम दिमाग में बना सकते हैं इमेजिनेशन। द्विप्रतिबंधित संप्रत्यय, इसमें दोहरी शर्त होती है, जैसे लाल वस्तु संप्रत्यय को हर हाल में आयताकार है, तो इसमें दो शर्तें होंगी। संबंधात्मक संप्रत्यय में क्या आ जाएगा, वस्तु में आपस में संबंध सीखा जाता है, जैसे कोई वस्तु छोटी है या बड़ी है, तो ये आपस में कनेक्शन के आधार पर अपन जब दोनों की तुलना करते हैं तो एक को तो क्या कहेंगे, बड़ी कहेंगे, और एक को छोटी कहेंगे। और हो सकता है जो वस्तु छोटी है उससे भी कोई और वस्तु छोटी है, उससे तुलना करेंगे तो जिसको पहले छोटी करे थे उसको क्या कर देंगे बाद में, बड़ी कर देंगे, है ना। प्राप्त विधि, उद्दीपकों को एक दूसरे एक एक करके और प्रस्तुत किया जाता है, तो और उसके बाद संप्रत्यय का पता लगाना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राप्ति, प्राप्त करना अलग करके। चयन विधि, आप जो जो भी प्रयोजी है उसकी इच्छा अनुसार उद्दीपकों की जांच करता है और उसमें से किसी का चयन करता है। संप्रत्यय चिंतन का भाग है, इसका संबंध है जो किससे है, प्रतीक से। अब यहाँ जाके वो अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ क्या, बोलो कौन सा पढ़ रहे थे अपन, प्रत्यय, संप्रत्यय या प्रत्यय, प्रत्यय में संप्रत्यय शब्द ऐड करके उन्होंने जो एकदम कबाड़ा कर दिया, क्योंकि 4 नंबर है, तो पहला पढ़ा था हमने समय था, दूसरा पढ़ा था प्रत्यक्षीकरण, तीसरा पढ़ा था प्रत्यय। प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संप्रत्यय, संप्रत्यय बोलते हैं, हाँ? या संप्रत्यय निर्माण शब्द ही लिखा था शायद इन्होंने, है ना। और अब जिसको पढ़ेंगे अपन क्या है, चिंतन। तो चिंतन के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी ये चलने दें, जो चल रहा है तो ठीक है ना, फुल स्पीड में बोलो। हम्म, प्रत्यय वाला थोड़ा कम समझ में आएगा, हाँ। हाँ तो भर लिया करो।
मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या पढ़ाया। क्या है कि अपन आज जो पढ़ रहे हैं ना, इसको मान लो कि ये रीडिंग, ठीक है, कल पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी अपने, स्टडी हो जाएगी। ठीक है, फिर चिंतन मनन, और जब भी अपन इससे रिवीजन करते हैं वो चिंतन मनन हो जाएगा। और फिर नोट्स तो बना ही रहे हैं, फिर रिवीजन करेंगे तो और उस समय पढ़ लेंगे। अभी क्या ये चीजें लिखी हुई हैं, अब छोड़ने का मुझे लग रहा है कि इनको छोड़ के आगे बढ़ जाए वो भी सीधा मतलब नहीं है। और इनमें क्या लैंग्वेज वो हाई लेवल की है, तो फिर उसको बहुत ज्यादा एकदम साधारण रूप में लाके पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और इसमें ये चीज थोड़ी मुझे लग रहा है कि यहाँ लबड़ा होगा आपने। एक तो जैसे ये दे रखे हैं इसके कि भाई संप्रत्यय है, वो संयोजक भी है, वियोजक भी है, प्रतिबंधित भी है, द्वि प्रतिबंधित भी है। एक दो बार शुरू में लगेगा ये क्या कहानी, लेकिन पढ़ते रहेंगे तो पता चल जाएगा कि ऐसे ऐसे संप्रत्यय हो सकते हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं। और अपने को भी अभी अपन भी किस प्रक्रिया में, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में भी है, इस टॉपिक के बारे में समझ रहे हैं। अब आगे जिसको पढ़ना है उसका नाम है क्या, चिंतन। और चिंतन के बारे में अभी अपने वो जो वीडियो था उसमें बताया था क्या कुछ। वैसे एक वीडियो और मैं सेव करके लाया हूँ, लेकिन वो 1 घंटे से ज्यादा का है, 1 घंटा और शायद 10-15 मिनट है। तो वो तो किसी दिन जब बहुत ऐसा एक मिलेगा टाइम तब रखेंगे उसको। अभी फिलहाल में जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। ये थिंकिंग के बारे में उस वीडियो में बात हुई थी कि भाई आप जब शुरू में स्टडी रीडिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करनी है, मनन करनी है, चिंतन करना है। बहुत बार विद्यार्थी वो सेम ही भाषण है जो रिपीट कर देता हूँ कि विद्यार्थी जो पन्ने पलटता तो रहा है, लेकिन उसको 10 पन्ने 15 पन्ने पढ़ लिए उसके बाद उससे बात करो में क्या पढ़ा तो वास्तव में पता नहीं चलता। अभी जैसे हुआ अपने साथ, हमने मतलब निकाल तो दिए 5-7 पेज, लेकिन अभी पता चल रहा है कि क्या पढ़ लिया हमने। संवेदीकरण में थोड़ा थोड़ा समझ में आया था, फिर प्रत्यक्षीकरण में भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया था, फिर प्रत्यय में जाके अपन थोड़ा सा अटक गए। और प्रत्यय में भी खास तौर से कहाँ जाके अटके, जहां संप्रत्यय शब्द शुरू हुआ और वहीं से थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो थिंकिंग करने से फिर क्या कि अपन वापस जाके उसको देखते हैं कि भाई हाँ यहाँ मेरे गड़बड़ हो रही थी, तो थोड़ा ठीक रहता है। अब इसमें जो लिखा हुआ है उसको फटाफट से पढ़ते हैं, खत्म करते हैं, फिर जो भी समझना होगा उसको बाद में वापस एक बार रिवीजन करेंगे, समझेंगे। कोगन और हेमेन क्या कह रहे हैं कि प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों के मानसिक जोड़ तोड़ को क्या कहते हैं, चिंतन। तो जैसे प्रत्यय की कोई परिभाषा पूछेगा तो मानसिक प्रतिमा कहेंगे अपन, है ना, किसी भी वस्तु की जो मानसिक प्रतिमा हो। ऐसे कैसे ही अब चिंतन को क्या कहेंगे अपन, मानसिक जोड़ तोड़। किनका जोड़ तोड़, चाहे प्रतिमा है, चाहे प्रत्यय है, चाहे संप्रत्यय है, चाहे, बोलो ना, नियम है, सबका मानसिक जोड़ तोड़ क्या कहलाता है, चिंतन। अब जोड़ तोड़ क्या है इसका उदाहरण तो बता ही देता हूँ। जैसे अपन जब भी पढ़ने का तरीका आजकल थोड़ा बदला है अपना, तो हो सकता है उससे याद भी होना शुरू हुआ है, तो उसमें अपन बहुत सारी जोड़ तोड़ करते हैं। क्या जोड़ तोड़ की हमने, जैसे ये ओए पन्ना लाल जी वाली ट्रिक आई है ना, तो ये क्या है, ये ऐसे तो है प्रतिमा, प्रतीक, संप्रत्यय, नियम। प्रतीक ही दिए हमने कि भाई यहाँ ओ है, उसका मीनिंग हम ये निकाल कर वहां से आंसर ले आएंगे। या अभी हम वो करंट जी के हम पढ़ रहे थे, तो वो संजू वाला याद ज्यादा आ रहा मुझे भी, पेप्सी कौन पी रही थी, तो संजू। तो उस संजू योगी को जो पुरस्कार मिला था पेप्सी के द्वारा वो याद हो गया। या फिर अपन एक पढ़ रहे थे प्राइड वाला कोई पुरस्कार मिला था, तो जो वीर होगा उसको क्या मिलेगा, प्राइड, तो करणवीर का नाम आया था कहीं, ऐसे पढ़ लिया। तो वो एक तरीके से क्या है हमारा, कौन सी प्रक्रिया हो गई, चिंतन की प्रक्रिया हो गई। चिंतन की सामग्री में पदार्थ, उद्दीपक, प्रतिमा, प्रत्यय व संकेत होते हैं। संकेत तो लगे पर टी ए 4 आई जी और ई, ये सब सारे के सारे किसका काम कर रहे हैं, संकेत का काम कर रहे हैं। रोज क्या करें, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। कौन सा पहलू है, ज्ञानात्मक। क्रिया तो मानसिक है लेकिन पहलू ज्ञानात्मक। चिंता का संबंध किससे होता है, चिंतन का, चिंता का नहीं, चिंतन का किससे होता है, ज्ञानात्मक से। वेलेंटाइन क्या करें, श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। मतलब श्रृंखलाबद्ध होते हैं विचार और एक टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। गेरेट क्या करें, चिंतन एक अव्यक्त अदृश्य व्यवहार जिसमें प्रतीकों का प्रयोग होता है। गेरेट भी कुल मिलाकर प्रतीकों के प्रयोग की तो बात कर रहे हैं। चिंतन हिलगार्ड के अनुसार चिंतन ऐसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं या घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों की विशेषता पाई जाती है। ब्रूनो
चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें पूर्वानुभव, भविष्य में संभावना, वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों, प्रतिभाओं, विचारों व संप्रतियों का प्रयोग होता है। अब चिंतन की विशेषताओं के बारे में बात कर लो। अव्यक्त प्रक्रम, चिंतन एक आंतरिक व अव्यक्त प्रक्रिया है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अप्रात्यक्षिक प्रक्रम चिंतन में है जो, देखो एक तो अव्यक्त हो गया, एक हो गया अप्रात्यक्षिक। प्रात्यक्षिक प्रक्रम आवश्यक नहीं, बिना वस्तु के उपस्थित हो सकता है, तो उसको बोलेंगे अप्रत्यक्षिक। फिर चिंतन में पूर्वानुभव व स्मृति का क्या होता है, उपयोग होता है। हम है जो कोई भी ट्रिक वगैरह बना रहे हैं तो हमारे पुराने अनुभव में उसका उपयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो चिंतन में पूर्वानुभव व स्मृति का उपयोग हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित और व्यवहार को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है ना, सिंबॉलिक प्रोसेस है। फिर चिंतन में दोनों चीजें होती है, संश्लेषण भी होता है और विश्लेषण भी होता है, क्योंकि यहाँ एक शब्द आया था ना, क्या करते हैं अपन इसमें, क्या करते हैं, मानसिक जोड़ तोड़। तो संश्लेषण और विश्लेषण दोनों प्रक्रियाएं हो गई इसमें एक तरीके से। अब इसके सिद्धांत है, किसके सिद्धांत है, चिंतन के सिद्धांत है। देखते हैं क्या है। एक तो है केंद्रीय सिद्धांत, चिंतन का आधार है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। इसके शरीर की पेशीय क्रियाओं का महत्व नहीं है, ये क्रिया को मस्तिष्क को महत्वपूर्ण मानता है। समर्थक है जो संरचनावादी और गेस्टाल्टवादी, दोनों ही जानते हैं अपन। संरचनावादी में कौन कौन है, टिचेनर, विलियम वुंट, फिर विलियम जेम्स और जेम्स सल्ली। फिर गेस्टाल्टवादी जानते हैं, बर्दाइमर, कोलर, कोपका, कोबंका, कुर्तलेवी। परिधीय सिद्धांत, गति सिद्धांत, तो शुरू वाला ध्यान रखना, केंद्रीय में संरचनावादी गेस्टाल्टवादी है, ठीक है। परिधीय सिद्धांत या गति सिद्धांत, इसका आधार है जो वाटसन के विचार। चलो परिधीय में कौन आ जाएगा, कौन सा वाद है, व्यवहारवाद। चिंतन एक प्रकार का उपवाचिक बातचीत है, धीरे धीरे अपने से बातचीत करना। वाटसन के अनुसार इसमें पूरे शरीर के सारे चिंतन क्रियाएं करते हैं। शरीर, स्वर यंत्र, नेत्र गति पर बल दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के सामने कोई भी उद्दीपक समस्या दी जाती है, तो उसमें उत्पन्न स्नायु प्रवाह मस्तिष्क में पहुंचता है। यहाँ स्नायु प्रवाह मांसपेशियों में भेज दिया जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति कोई क्रिया अनुक्रिया करता है, मांसपेशियों की अनुक्रिया से पुनः एक स्नायु प्रवाह उत्पन्न होता है जो मस्तिष्क के वापस जाता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तो वाटसन तो अपना आदमी जबरदस्त है ना, तो अलग ही लेवल का वो वर्णन कर दिया कि जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हमारा शरीर है जो, बाकी शरीर तो कहाँ भेजता है, में से मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क से वापस पूरा शरीर में फिर वो घूमता रहता है। अब चिंतन की अवस्थाएं अवस्थाएं बता रखी है, उसको भी देख लेते हैं। 5 अवस्थाएं बता रखी है। पहली कौन सी अवस्था रहेगी, चिंतन है जो कहां से शुरू होगा, समस्या से, यानी कि समस्या होगी तो फिर आप उस पर चिंतन करेंगे, समस्यात्मक अवस्था। फिर समस्या के बारे में सोचते हैं, उसको कौन सा प्रयास करेंगे आप, प्राथमिक प्रयास। फिर बहुविकल्पों की अवस्था, जब आप सोचेंगे समस्या के बारे में तो खूब सारे अनुभव के आधार पर आपके पास ऑप्शन आएंगे। फिर प्रतीकों का परिचालन, कुछ आप सेट करेंगे वहां, विभिन्न विकल्पों में से संबंध स्थापित करना, प्रयास और त्रुटि व्यवहार करना। कुछ प्रयास करेंगे फिर वो गलत लगेगा, फिर दूसरा प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ सही संबंध का चयन और समस्या का समाधान। तो एक तरीके से ये किसकी अवस्थाएं बता दी हमें, चिंतन। सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या, फिर प्राथमिक प्रयास, उसमें जो क्या आ गया, समस्या के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अब चिंतन सोचना लगभग मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है, प्रारंभिक सोचना। फिर बहुत सारे विकल्पों की अवस्था, और फिर विकल्पों में से प्रतीकों का परिचालन करना, प्रयास त्रुटि करना, और लास्ट में जो सही संबंध सेट करके और क्या करना, बोलो, समस्या का समाधान करना। अब आगे अपन वुडवर्थ के जो 5 सोपान है उनके बारे में बात करेंगे। लक्ष्य उन्मुख की बात करता है, कौन करता है, वुडवर्थ करता है। तो ध्यान दो, देखिए वुडवर्थ के अनुसार चिंतन प्रक्रिया के 5 सोपान। किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होना, सबसे पहले तो क्या करेंगे, लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाएंगे। फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। फिर पूर्व अनुभवों को क्या करेंगे, स्मरण करेंगे। पूर्व अनुभवों को वर्तमान समस्या से जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे तो क्या होगा, समाधान की सार्थकता देखना कि समाधान है जो हो रहा है इससे या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो फिर और कोई तरीका लगाएंगे। ये बातें किसने कही है, वुडवर्थ ने कही है। क्या क्या बातें कही है, सबसे पहले लक्ष्योन्मुख होना, उसके बाद है जो लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करना, वहां समस्या शब्द था या लक्ष्य शब्द है, बस वो ज्यादा अंतर नहीं, वो वही बात है। फिर पूर्व अनुभवों का स्मरण, फिर वर्तमान समस्या से उनको जोड़ना, और लास्ट में समाधान की सार्थकता देखना। एक तरीके से शब्द तो समाधान आ गया है, हालांकि यहाँ पर शब्द क्या लिखा उन्होंने, लक्ष्य प्राप्ति, और लक्ष्य वहां पर देखेंगे तो क्या है, समस्या का समाधान। इसीलिए समाधान आ रहा है तब भी समझ आएंगे अपन। अन्य सामान्य चिंतन विशेषताएं,
ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है फोन, लेकिन थोड़ा और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी क्लास है। अन्य सामान्य चिंतन विशेषताएं फटाफट से देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लगभग आज का टारगेट अपना हो जाएगा। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है। बोलो, और कैसी प्रक्रिया है? मानसिक है। चिंतन सदैव कैसा होता है? लक्ष्योन्मुख होता है। ठीक है, चिंतन में मूल तत्व है जो मानसिक प्रतिमा, तर्कना, निर्णय और समस्या समाधान, सारी चीज चिंतन में हमेशा सम्मिलित रहता है। एक तो संप्रत्यय, एक प्रतिमा, एक प्रतीक और भाषा भी कभी कभी हो सकती है। मूल रूप से संप्रत्यय, प्रतिमा और प्रतीक। चिंतन में गत अनुभूति यानी कि जो भी हमारे अनुभव है वो शामिल रहेंगे। चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, बाह्य प्रकट व्यवहार से अनुमान लगा सकते हैं आप थोड़ा बहुत। चिंतन का प्रारंभ है जो कहाँ से होता है? समस्या से। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। इसमें प्रयास, त्रुटि और विश्लेषण संश्लेषण की भूमिका है जो महत्वपूर्ण, क्योंकि मानसिक जोड़ तोड़ की बात की है तो ये चीजें होगी होगी। चिंतन, चिंतन क्या है? तो प्रतिमा, भाषा, प्रतिज्ञप्ति, समस्या से प्रारंभ है, प्रतीकों का प्रयोग है, तो सभी। अब चिंतन प्रक्रिया के बारे में बात कर लो, क्या है? तीन प्रतीकों और प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया, उद्दीपक और उसके प्रतीक की अनुग्रह के बीच में होने वाली प्रक्रिया। चिंतन समस्या समाधान की प्रक्रिया है, मानसिक जोड़ तोड़ है। अब इसके भी प्रकार है, प्रकार भी ये तो पहले पढ़ा हुआ है ना अपना टॉपिक, है ना, याद आ रहा थोड़ा। जी क्वार्डो और रूक ने स्वतंत्र में जो चिंतन के दो भाग बताए हैं, स्वली और यथार्थवादी। स्वली में क्या हो जाएगा? जिसमें व्यक्ति काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है ना, जैसे सपना देखता है, वो स्वली चिंतन में आ जाएगा। यथार्थवादी में क्या आ जाएगा? जो रियलिटी है, समस्या का समाधान जिसमें होता है, जैसे गाड़ी के बंद होने पर सोचना कि क्या कारण हुआ, तेल लट गया, हाँ? ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है, या और भी हो सकता है। पिंचर, पिंचर होने पर रुकती नहीं है, लहराती। जो भी आदमी ज्यादा लहरा रहा हो, इसका मतलब समझ जाओगे क्या है वो। ये बहुत बढ़िया परिभाषा है। यथार्थवादी चिंतन के तीन प्रकार है। अभिसारी, ये तो अपन समझ जाएंगे, शब्दों से पता चल जाएगा। अभिसारी का मतलब क्या होगा? एक पॉइंट है उसकी तरफ आ रहा है ना। निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं, दिए गए तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करता है। बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष से मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? एक ही फॉर्मूला उसे निकाल लेगा, है ना। क्या लिखेगा? 10/12 है, 12/10, 12/10 इंटू क्या लगाएगा? 100 लगाएगा, कितनी आ गई? 120। तो ये किस में आता है? प्रतिदिवस वाली 140 से ज्यादा होता है, औसत से ऊपर। सृजनात्मक चिंतन, चिंतन आगमनात्मक भी कह सकते हैं। व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी और नए तथ्यों को जोड़कर है जो कहाँ पहुंचना? निष्कर्ष। देखो, जो शुरू में पढ़ा था अभिसारी ने, वहां फॉर्मूला पहले से है, उसके आधार पे काम था, या फॉर्मूला जो क्रिएट किया जाए। आगमन में ऐसे होता है, बाद में जो फॉर्मूला क्रिएट होता है। एक आलोचनात्मक है, वहां जो आप वस्तु या घटना के गुण दोष है उनकी क्या करते हो? समीक्षा करते हो। आलोचना का मतलब ही क्या होता है? अपन सामान्य अर्थ ये समझते हैं कि कोई आलोचना कर रहा है, इसका मतलब दोष बता रहा है या बुराई कर रहा है, लेकिन आलोचना का साहित्यिक रूप में अर्थ है जो क्या होता है? गुण और दोष दोनों। अब चिंतन के मूल तत्व क्या है? तो एक तो मानसिक प्रतिमा, अभी बात की थी हमने, है ना। अनुभूति की कुछ विशेषताओं को मानसिक रूप से अलग करना है जो मानसिक प्रतिमा। तर्कना क्या है? रीजनिंग। जेम्स ड्रेवर है जो तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया जिसमें निष्कर्ष होता है। क्या होता है? निष्कर्ष होता है, अथवा सामान्य नियमों के आधार पर कोई समस्या का समाधान होता है। तर्क के भी प्रकार बता दिए, निगमन और आगमन, दोनों अपन जानते हैं। निगमन का मतलब क्या होता है? पहले से जो पता है अपने को, उसके आधार पर कोई नया आया है तो वो। और आगमन में क्या है? हम खुद क्रिएट कर रहे हैं कुछ नया। इसमें जो लिखा है उसको देख लो। इस तर्क में पहले से ज्ञात नियमों तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, श्याम एक मनुष्य है, अतः श्याम क्या है? मरणशील है। तो इसके आधार पर काम हो गया। आगमन में क्या है? व्यक्ति में दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़ के और निष्कर्ष निकालता है। इसमें निरीक्षण और सामान्यीकरण के आधार पर है जो निर्णय लिया जाता है। तत्कालीन क्या जरूरी है क्या नहीं है, उसके आधार पर। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? सामान्यीकरण, प्रयोग, अवलोकन है, क्या नहीं है? कल्पना नहीं। आलोचनात्मक तर्क के बारे में बात करो। आलोचना का मतलब क्या होता है? बोलो। गुण व दोष। सादृश्यवादी, उपमा के आधार पर निष्कर्ष। सादृश्य में क्या होता है? इसके साथ ऐसा है तो इसके साथ भी कैसा होगा? ऐसा होगा। जैसे मैं यहाँ लिखूं राजस्थान अनुपात जयपुर लिखूं, फिर लिख दूं मध्य प्रदेश, तो ऑटोमेटिक आपको क्या याद रखेगा?
भोपाल, भोपाल याद आ जाएगा। इसको कौन सी कहेंगे अपन, सादृश्यवाचिता। फिर निर्णयन है, सेंट्रो क्या कहते हैं निर्णयन के बारे में। निर्णयन में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है, उसमें से कुछ को चुन लिया जाता है, डिसीजन ले लेते हैं अपन और उससे समस्या समाधान हो जाता है। फिर समस्या समाधान क्या है, संज्ञानात्मक व्यवहार क्या है बोलो, इसका मतलब मस्तिष्क इन्वॉल्व होता है उसमें। बेरन क्या करेगी, समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रिया को करने या उसमें से चुनने का प्रयास है जो सम्मिलित होता है। अनुक्रिया हो गई और जो प्रयास है, क्या बोलते हैं इनको, बेरोन है ना। मेटेलिनन ने तीन पहलू बताए हैं, मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था और नियत अवस्था। समस्या की उपस्थिति है जो मौलिक अवस्था है, फिर आप जो प्रयास करते हैं समस्या होने के बाद वो लक्ष्य अवस्था है, और कोई अवस्था मतलब कहीं आप जो पहुंच जाते हैं कोई काम करके और उसको बोलेंगे क्या, नियम। स्वली चिंतन में काल्पनिक विचार व इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। स्वली होता है, एक और कौन सा बताया था, यथार्थ। स्वली में केवल काल्पनिक चीजें होंगी, सपने। चिंतन के प्रकार, प्रत्यक्ष हो सकता है चिंतन, मूर्त चिंतन, भाषा व नाम का प्रयोग नहीं होता है, बालकों में जो पाया जाता है। अमूर्त या प्रत्यात्मक चिंतन है, इस चिंतन में भाषा व नाम का प्रयोग होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। कल्पनात्मक सृजनात्मक चिंतन, इसका संबंध जो पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से होता है, वो कल्पनात्मक हो जाएगा, इमेजिन करेगा कोई व्यक्ति जो पुरानी चीजें देखी हुई उसके आधार पर। तार्किक चिंतन में क्या जाएगा, जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन कहा है, श्रेष्ठ चिंतन भी यही होता है, लॉजिकल। नाम से ही पता चल रहा है कि लॉजिकल है तो वो श्रेष्ठ होना ही है। अब चिंतन का विकास करना है बालकों में, ये हो सकता है इतने सारे तो उससे प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इस पर ध्यान देना कि भाई आप जो बालक में चिंतन का विकास करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। एक तो क्या देना, क्या भाषा का, एक काम कैसे सौंपने, उत्तरदायित्व पूर्ण काम सौंपने, इससे चिंतन का विकास कैसे होगा, उस काम को पूरा करने के लिए वो जो सोचेगा ना, विचार करेगा खूब मन में। समस्या समाधान का वाद विवाद, वाद विवाद में ऐसे होता है, एक पक्ष है जो कोई बात रखता है, फिर सामने वाले को फटाफट सोच के और जवाब देना है, तो वाद विवाद से भी चिंतन है जो विकसित होगा। समस्या आ गई जैसे किसी के सामने, तब भी वो सोचेगा ऐसे कि भाई इसका कोई हल निकालो तो क्या निकालो। जैसे अपने सामने कोई याद करने में समस्या आती है, तो समस्या समाधान करने के चक्कर में अपन चिंतन करते हैं, बातचीत करते हैं, वही बात। कोई भी बालक हो उसको विचार अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए, क्योंकि जब बालक बोलेगा तो मन में विचार करेगा, चिंतन प्रक्रिया जो शुरू हो जाएगी। खोज पूर्ण प्रश्न कौशल का प्रयोग करना, मतलब कोई प्रश्न है उसका उत्तर खोज के लाने के लिए बताना बालक को। जिज्ञासा की प्रवृत्ति है उसको क्या करना, जागृत करना, तब भी वो चिंतन करेगा। चिंतन के सोपान, अब ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार है। सामान्य अर्थ समझना हमने को, सबसे पहले समस्या का क्या करेंगे, आकलन करेंगे, उससे रिलेटेड जो डाटा है उनका कलेक्शन करेंगे, फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और लास्ट में निष्कर्ष का भी क्या कर लेंगे, परीक्षण करेंगे। चिंतन में भाषा, सूत्र, डायग्राम, प्रत्यय, संकेत, प्रतिमा, प्रतिज्ञप्ति, सब चीजें हैं जो यूज होती है। भाषा है जो जरूरी नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना, भाषा अनिवार्य नहीं है, हालांकि यूज होता है। विशेष चिंतन के साधन में प्रतिमा, भाषा, संप्रदेय, प्रतिज्ञप्ति, ये पहले पढ़ लिए हैं, वापस लिख दिए। क्रांतिक चिंतन किसे कहते हैं, जब जो आप स्किल्डली काम करते हैं किसी विषय पर, समस्या के समाधान में कौशल युक्त संश्लेषण, मूल्यांकन और पुनर्संरचना है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रांतिक चिंतन बोलेंगे। क्रांतिक अवस्था भी आएगा नहीं, कौन सी अवस्था में पढ़ा, वही है, उसी टाइप का मामला। छह चिंतन टोक, एडवर्ड डी बोनो, तो इनको तो रहने दो। अब ये कंप्लीट हुआ है कौन सा, अभी कंप्लीट कर लिया हमने, चिंतन कंप्लीट कर लिया। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा चिंतन क्या है, चिंतन थोड़ा ऐसे ही बोल के बताओ, सामान्यीकरण करो इसका, है ना, लास्ट में सामान्यीकरण होता है। मानसिक जोड़ तोड़ है, ठीक है, समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है। और क्या है, प्रकार वगैरह पढ़ेंगे, स्वली और यथार्थवादी। स्वली में फालतू बातें होती है ना, काल्पनिक बातें होती है, यथार्थवादी में एक्चुअल में कोई समस्या है उसके समाधान की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और क्या पढ़ा, समस्या से प्रारंभ होता है, बिल्कुल ठीक बात। ऐसे ही बैठे बैठे अपन टेंशन नहीं ले सकते कि यार ये, और मैं टेंशन लेने कह रहा हूँ, टेंशन थोड़ा अलग शब्द है, ये चिंतन अलग है, ठीक है। और कुछ बताओ देखिए क्या क्या पढ़ा। हाँ, इसमें प्रतिमा है, हम पढ़ते हैं, और प्रतीक वगैरह शामिल रहते हैं, भाषा का शामिल रहना जरूरी नहीं है ना, अनिवार्य नहीं। और कुछ, दोनों चीजें हैं, जोड़ तोड़ है तो संश्लेषण और विश्लेषण रहेगा। आगमन भी है, निगमन भी है क्या, ओके। अब तर्क को भी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, है ना। आज चार पढ़ लिए हमने, एक बार फटाफट से समराइज करें इनको। हम्म, अरे बोलो, जावा दो, थोड़ा स्पीड में चला कर देख लेना, इसको रिकॉर्ड भी किया है वैसे अपने, हाँ।
कल आते ही शुरू में इसका रिवीजन करेंगे अपन। आज कहाँ से शुरू किया था हमने पढ़ना? शारीरिक विकास से स्वस्थ। यहीं से पढ़ना शुरू किया था। कल रिवीजन कर लेंगे अपन, है ना? अभी तो क्लास को